Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे है मेरी सोल्जर्स। मैं आज आपको सोल्जर्स क्यों कह रही हूँ, मैं आपको सोल्जर्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन जो औरत है ना, वो छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन जब वाकई कोई असल मुश्किल आती है, घर में कोई मुश्किल आ गई, मियाँ पे कोई मुश्किल आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए या कुछ भी ऐसा हुआ, तो होता क्या है, वो एक दीवार, एक औजार, एक असले की तरह बन के खड़ी हो जाती है अपने मियाँ के साथ। एक मोटिवेशन, पता नहीं उसके अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आती है कि वो इतनी सारी सपोर्ट लेकर आ जाती है और बजाय रोने के और सर पीटने के, बैन करने के, वो खड़ी हो जाती है कि मैं सपोर्ट करूँगी, मैं साथ दूँगी। सो ये हिम्मत ऐसी दबी हुई होती कहीं पत्थरों के नीचे औरत की, और जैसे ही उसके ऊपर, उसके बच्चों पर, उसके मियाँ पे, उसकी फैमिली पे या माँ बाप पर कोई बुरा वक्त आता है, सो ना जाने वो हिम्मत वो कहाँ से ले आती है। सो इसीलिए मेरा दिल चाहा कि आज सुबह सुबह मैं कहूँ, मेरे मैके वाली नहीं, मेरी सोल्जर्स, कैसी हैं आप लोग। सो हर मुश्किल वक्त का मुकाबला हम लोग बड़े अच्छे से कर लेते हैं। हाथ पाँव कहाँ फूलते हैं हमारे, हाथ पाँव फूलते हैं हमारे अपनी औलाद को लेकर। बच्चों के लिए कोई फ़ैसला करना हो, बच्चों के लिए, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए, बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे, हर चीज़ में परफेक्ट है, लेकिन पढ़ाई में आप उनको कितना ही टाइम दे दें, कितना ही पढ़ा लें, मगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, वो नंबर्स वो नहीं ला पा रहे, और वो कंपटीशन में जो आजकल की भाग दौड़ है, जो एक मुकाबला है, उसमें मतलब बहुत पीछे रह गए। सो आप डिप्रेशन में जा रही होती हैं। आजकल कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं, हमें, हमारी अम्मा तो हमें 2 फुट्टे लगाती थी, 2 चपट लगाती थी, आंखें दिखाती थी, हम याद करके बैठ जाते थे। टेबल्स याद करने हों, एसेज लिखने हों या कोई ऐसा होमवर्क, वो खाली अम्मा ने एक नज़र देखना होता था। आजकल बच्चों को बैठ के कराना पड़ता है या फिर ट्यूशन्स पे भेजना पड़ता है। सो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, ADHD, मेंटल हेल्थ। हाँ ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी हमें अवेयरनेस नहीं थी पहले और अब आ गई है, मगर मुझे ऐसा लगता है कभी कभार बच्चे इन सारी चीज़ों का ना फ़ायदा भी उठाते हैं कि अगर चीज़ नहीं होती और सुना 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 अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं लोगों को कि इस तरह का सीन है, इस तरह का सीन है, तो बहुत सारे बच्चे बहुत चालाकी भी करते हैं अपनी अम्मा को ना, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मतलब बच्चे ड्रामाबाज होते हैं। सो बड़ा माँओं को बड़ा मोहतात होके उनको देखना पड़ेगा, ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि ये
इसको जो प्रॉब्लम है या वाकई जेन्युइन है या फिर ये ड्रामेबाजी हो रही है। क्योंकि बहुत सारी दफ़ा हमने भी अपने अम्मा अब्बा से झूठ बोला है कि दांत में दर्द है, पेट में दर्द है, बोला है, हुआ है। मगर आजकल के माँ बाप को उल्लू बनाना मुझे लगता है ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमारे माँ बाप चालाक थे, लेकिन हम लोग इस मामले में बड़े बुद्धू हैं। हमारा दिल इतनी जल्दी पिघल जाता है। आप अपने बच्चे को ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे तो मतलब एक आध वो आ जाती, नसीहत आ जाती है कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बच्चे को ज़रा ज़्यादा एक हाथ लगा दिया या मार दिया, नहीं नहीं वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सो बड़ा कन्फ्यूजन है हम माँ बाप को कि बच्चों को कैसे पालें। क्या सख्ती करें जिस तरह हमारे माँ बाप करते थे या उनके माँ बाप करते थे, या बिल्कुल नरमी करें, या वो जो मयाना रवि है उसका पैमाना हमें एज पेरेंट्स समझ नहीं आ रहा। सो आजकल के ज़माने के पेरेंट ना बड़े बीच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको सही से पता नहीं, बच्चों के मुंह से ही सुनते कि ये हो गया या वो हो गया, इसकी थेरेपी करानी पड़ेगी, उसकी थेरेपी करानी पड़ेगी। सो जेन्युइनली नॉलेज क्या है, जेन्युइनली क्या हो रहा है, क्या सिम्टम्स हैं चीज़ों के, माँओं को जानना बहुत ज़रूरी है। और माएँ ऐसे जानेंगी कि वो रिसर्च करेंगे अपने बच्चों के लिए। हम क्या कुछ नहीं करते। बहुत सारी माएँ कहती हैं हमें नहीं पता भाई ये क्या चीज़ होती है। यार आपके पास गूगल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे जेन्युइनली उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। सो आज हम सब मिलकर कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, बच्चे, उनका खाना पीना, उनके मूड स्विंग्स, उनकी बढ़ती हुई एज के साथ उनके बढ़ते हुए स्ट्रेस, वो सब भी ज़ाहिर है हमने देखने हैं। और इस चीज़ में मेरे सोल्जर्स कुछ पीछे रह जाती हैं, क्योंकि उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। मैं हूँ ना अपने सोल्जर्स के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद आइए कुछ सीखते हैं एक साथ मिलकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं नहीं कह रही आज आपको मैके वाले, क्योंकि आप हैं सोल्जर्स, और आप जितनी डेडिकेटेड होती हैं अपनी औलाद के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी ज़िंदगी में कोई और शख्स इतना उसके लिए फ़िक्रमंद होता है। यानी कि मैं अगर अपनी अम्मी की बात करूँगी तो मेरी अम्मी बेड रिडन थी, वो चल फिर नहीं सकती थी, व्हील चेयर पे थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा उस वक्त अनमैरिड भाई, उसके करियर को लेकर वो इतनी ज़्यादा कॉन्शियस थी कि वो उसको हेल्प आउट कर रही थी बिस्तर पे लेटे लेटे, चाहे वो कंप्यूटर के ज़रिए हो, मोबाइल के ज़रिए हो। सो मैं हैरान रह गई ये देख के। मैंने कहा क्या आप खुद चल फिर नहीं सकते, लेकिन उस वक्त भी जब दिमाग चल रहा है तो वो दिमाग का इस्तेमाल करके वो मेरे आखिरी वक्त तक मेरे भाई को हेल्प आउट करती रही, क्योंकि उसको ज़रूरत थी उस वक्त हेल्प की। सो मैं ये देख के मतलब अलग अलग रूप मैंने माँओं के देखे हैं, अलग अलग टाइमिंग्स मैंने माँओं की देखी है कि जब बच्चा छोटा है, बड़ा है, मगर भाई वो नहीं थकती, उनकी डेडिकेशन कम नहीं होती औलाद को लेके। और कुछ घरों में जहाँ माँ थोड़ी सी बैक सीट पर होती है, वहाँ बाप होते हैं उनके एडमिशन्स कराने के लिए आगे आगे, पता नहीं कहाँ कहाँ खज्जल ख्वार होते हुए मैंने अपनी आंखों से बापों को भी देखा है। सो जहाँ माँ ज़रा सी पीछे होती तो बाप के बच्चों का करियर, बच्चे का फ्यूचर, और फिर उन्हीं के बच्चे कुछ ना कुछ बनते हैं। और जाहिर है मेहनत करनी पड़ती है, मगर कभी कभार कुछ माँओं को ना मेहनत करने को वो तैयार हैं, उनको सिरा नहीं मिल रहा होता कि मैं, वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं कि क्यों मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, मैं कहाँ से पूछूं, किधर से समझूं। बहुत सारी माएँ हमारी एजुकेटेड भी नहीं होती, सो उनको नहीं आइडिया कि चल क्या रहा है आजकल। सो मैंने कहा चाहे आप इतनी पढ़ी लिखी हो ना हो, सुन तो सकती हैं, देख तो सकती हैं ये शो, तो आइए साथ मिलकर कुछ सीखते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम और कितने हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। हमें बेसिकली उनकी मदद करनी है अगर वो किसी मुश्किल से वाकई दो चार हैं तो, और उसके लिए हमें भी मदद की ज़रूरत है, हमें भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, हमें भी सीखने की ज़रूरत है। सो आइए आज का दिन हम इसी चीज़ के नाम करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सना खान, जो साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। और फिर मेरे साथ हैं किरण जावेद, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी ज़िंदगियों की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारी बच्ची की उस्ताद, टीचर।
सो मेरे पास मौजूद है इस वक्त तूबा रोगे, जो कि बीकन लाइट अकेडमी के ए लेवल साइकोलॉजी टीचर है। अब टीचर भी, वो भी साइकोलॉजी की। तो मुझे उम्मीद है कि आप तीनों से आज बड़ी हेल्प हम सारे मैके वाले ले सकेंगे। सबसे पहले तो इतनी सारी चीज़ों के नाम आ गए हैं। ये ADHD क्या है भाई? हमें नहीं समझ आता ये क्या चीज़ है। बच्चे ही बता रहे होते हैं मेरी क्लास के उस बच्चे को ADHD है, मेरी क्लास के इस बच्चे को ये है वो है। ADHD बेसिकली इट्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, अब जिस तरह से आपने कहा ना कि मेरे क्लास के इस बच्चे को ADHD है इसको, तो ये डायग्नोस करना भी एक चीज़ गलत है कि हम इस तरीके से, क्योंकि वो बच्चों ने भी कहीं सुना है, अगर वो आपको बता रहे हैं उन्होंने भी क्लास में सुना है कि इसको तो ADHD है। एक्चुअली जिसको भी थोड़ा सा बुरी चीज़ है क्या है? क्योंकि इट्स ADHD तो डिसऑर्डर का मैंने नाम लिया। डिसऑर्डर एक बीमारी होती है। हाँ, इसको मिसइंटरप्रेट और मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है। बेसिकली ADHD यहाँ से शुरू करते हैं। जी यहाँ से शुरू करते हैं कि कैसे पता चलता है कि ADHD है, कैसे सिम्टम्स क्या हैं? अटेंशन इश्यूज आते हैं, ठीक है, और हाइपर एक्टिविटी भी आती है, ठीक है। अगर जैसे एग्जाम्पल देके करते हैं हम, जैसे मैं आपकी बात सुन रही हूँ, अब मैं आपकी बात सुनना चाह रही हूँ दिल से, लेकिन मेरा दिमाग इधर उधर जा रहा है कि अरे वो अच्छा बिल देना है, अंडे डबल रोटी लेने थे वो भूल गई, उसके ये इस तरह का सीन है। बिल्कुल, तो आप मुझे तौर पे भी अटेंशन आपकी लूज हो रही होती है, फोकस लूज होता है, और उसके बाद मैं आपकी बात भी सुन रही हूँ तो साथ में मोबाइल भी यूज कर रही हूँ, कभी यहाँ देख रही हूँ कभी ये देख रही हूँ, ये क्या हो गया, ये क्या, अटेंशन किसी भी तरीके से डाइवर्ट, तो उनका अटेंशन स्पैन बेसिकली कम होता है। ओके, जो एक इंसान के मुझे अच्छे से याद है जब हम छोटे होते तो हमारे रिपोर्ट कार्ड में लिखा आता था अटेंशन स्पैन बच्चे का बहुत कम है, इस तरह की चीजें। उस वक्त ADHD का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में ये होता था कि बहुत अटेंशन स्पैन बहुत लो है या बहुत। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए फिर यही बात है ना, मिसअंडरस्टूड जो मैंने कहा कि लोग कर जाते हैं वो इस तरीके से कि अगर अटेंशन स्पैन लो है तो वो किसी और वजह से भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि उसको ADHD बीमारी हो। ठीक है, जिनको बीमारी होती है उसका बाकायदा डायग्नोसिस होता है और वो एक प्रोफेशनल करता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। किसके पास जाए साइकोलॉजिस्ट अगर उनको लग रहा है उनके बच्चे के साथ ये मसला है या बच्चे को खुद लग रहा है? साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट भी रेफर कर देंगे साइकोलॉजिस्ट के पास, इसलिए क्योंकि वो असेसमेंट होती है। ADHD का बाकायदा एक टूल होता है। अच्छा, जैसे मेडिकल टेस्ट होता है कोई, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेडिकल टेस्ट में ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, MRI स्कैन्स, ये जितने होते हैं, इस साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं जिन्हें असेसमेंट टूल्स कहते हैं। ठीक है, सो ADHD को अगर आपने रूल आउट करना है कि देखना ये है या नहीं है, तो इसके लिए भी हमें एक टेस्ट बाकायदा असेसमेंट होती है जो की जाती है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे। फिर उससे पता चलता है, और उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी पेरेंट्स से भी हम सवाल जवाब क्वेश्चनिंग होती है बेसिकली, और बच्चे की भी बिहेवियर्स देखते हुए ऑब्जर्वेशंस हमारी अपनी होती है, क्लिनिकल जजमेंट्स ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हिस्ट्री देखी जाती है, करंट लाइफ सिचुएशंस देखी जाती है, उनके स्कूल की डीलिंग, उनके पढ़ाई की डीलिंग, उनकी और चीज़ों में जितना भी प्ले में भी उनको डिस्ट्रैक्शन हो रही है या वो कर पा रहे फोकस से नहीं, अच्छा, ये सब चीज़ों का असेसमेंट होता है। मैं सिम्टम्स आपसे आहिस्ता आहिस्ता पूछना शुरू करूँ, पढ़ाई के दौरान हम क्या देखते हैं? मतलब अगर एक माँ देख रही है तो उसको क्या ऑब्जर्वेशन उसको नजर आती है? क्या बच्चा पढ़ नहीं रहा, नंबर खराब आ रहे हैं, वो क्या है सिनेरियो? सो मुझे ऐसा लगता है निदा कि जैसे कि हम सब डिफरेंट हैं, किसी की शक्लें सेम नहीं है। ADHD में भी डिफरेंट तरीके से वो मैनिफेस्ट कर रहा होता है डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड। जब जैसे उन्होंने बात की अटेंशन डेफिसिट की, जैसे आप सोचो आपको विटामिन डेफिशिएंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, ठीक उसी तरह से आपको अटेंशन डेफिशिएंसी है, बॉडी में डेफिशिएंसी, राइट? अब उसकी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं, वो बहुत डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करता है हर इंसान में, हर बच्चे में। कभी कभी एडल्ट्स, ये हमेशा से है, ऐसा नहीं कि ये अब क्योंकि अब इसको एक लेबल, एक टाइटल मिल गया है, वरना ये हमेशा से था। अक्सर अम्मी चीख चिल्ला रही होती थी, हम सामने बैठे, अम्मी कोई बात कह के चली गई और हमने सुना ही नहीं। ऐसे ही है। आई डोंट नो कि वो क्या थी, वो सारे बच्चे ऐसे होते हैं। जब ये डिसऑर्डर होता है, एक होता है कि आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है, फिर वो जब एग्रेसिव होता चला जाता है या बढ़ता चला जाता है क्योंकि बच्चा एंजाइटी से एक्सपोज्ड होता है या इमोशनल नेग्लेक्ट या कोई भी जो भी रीज़न होती है उसकी, जब वो बढ़ता चला जाता है तब वो डिसऑर्डर बन जाता है। एंड दैट्स लाइक अ मेंटल स्टेट। उसमें बच्चा फिजिटी भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी चीज़ को पकड़े या आपको फोकस नहीं कर रहा। कभी कभी दे आर वेरी फिजिटी, दे आर वेरी एंक्शियस इन देयर बॉडी, दे कांट सिट स्टिल। कभी कभी होता है वो चेयर को मूव कर रहे होते हैं क्लास में काम करते, कभी कभी वो इरेजर से खेल रहे होते हैं, कभी कभी बच्चे पेंसिल्स के टुकड़े छोटे छोटे कर रहे होते हैं, कभी टेबल्स पे स्क्रिबल कर रहे होते हैं, बट दे कैन नॉट सिट
एक्ट काम एंड पॉज एंड जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप बैठे हुए हो और आप सुन रहे हो, दे स्ट्रगल, तो वो कुछ ना कुछ हिलाएंगे, पाँव हिलाएंगे, चेयर हिलाएंगे। वो नहीं बच्चे यूं यूं करके पैर हिलाते हैं, दे नॉट एट रेस्ट। Yes. सो हाँ. बॉडी इज एंक्शियस एंड दे के नॉट फोकस। कोई भी काम कर रहे हैं वो टांग हिला रहे हैं, और हल्की सी भी डिस्ट्रैक्शन हो रही है इन्वायरमेंट में, जैसे किसी और बच्चे ने कुछ बोला या कोई चीज़ गिर गई, ये बच्चा एकदम से सब कुछ छोड़ देता है। कुछ बच्चे होते हैं जो आपने देखा इसे गाने भी गा रहे होते हैं, चल रहे, और एक बच्चा होगा जो होमवर्क कर रहा होगा, बट दूसरा बच्चा होगा हल्की सी डिस्ट्रैक्शन से फ़ौरन अपना काम छोड़ देगा क्योंकि वो नहीं फोकस कर पा रहा। उसके लिए ऑडिटरी स्टिमुलेशन कुछ ट्रिगर कर देती है और वो सब कुछ छोड़ देता है। तो ADHD और फिर इसको दोबारा वापस उधर आना मुश्किल होता है। तो उसकी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें आप हेल्प करते हैं, और जैसे उन्होंने कहा इसकी टेस्टिंग बैटरीज होती है, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट होता है जो आप डायग्नोज करते हैं, जिसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं जिनको टेस्टिंग बैटरीज कहा जाता है। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ये पूरी दुनिया में सिमिलर यूज़ किए जा रहे होते हैं, और ये किसी बहुत सालों की रिसर्च से ये टेस्टिंग बैटरीज तैयार की जाती हैं। तो ये कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और कुछ साइकियाट्रिस्ट के पास होती हैं एंड ओनली दे कैन यूज़ देम। और फिर जब वो उसकी टेस्टिंग करते हैं जिसमें 2 सेशंस 3 सेशंस लगते हैं, एक फॉर्म होता है जो स्कूल में देते हैं और पेरेंट्स बिहेवियर्स डिस्क्राइब करते हैं, अलग-अलग फॉर्म्स भरवाते हैं। बिल्कुल, उसको आप टेस्टिंग बैटरीज का नाम दे रही हैं। सो हम बच्चों से खुद भी चीज़ें कराते हैं, ऑब्जर्वेशन भी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ होती है। एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट होता है समझिए, जिसमें 3 से 4 सेशंस भी कभी कभी लग जाते हैं बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ डायग्नोसिस। क्योंकि आप तो देखिए, आप किसी को लेबल दे रहे हैं, आप बता देते हैं ADHD, अब वहाँ से आगे कहाँ जाना है, क्योंकि पेरेंट तो बेचारा बिल्कुल परेशान हो जाता है कि अब करना क्या है, और फिर उसको कैसे डील करना है। उसकी बहुत सारी डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजीज़ हैं कि आप, और कितना किस लेवल का है, क्या सिवियर है, क्या माइल्ड है, कितना सिवियर, क्या उसको दवाई की ज़रूरत है या उसको दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको दवाई की ज़रूरत है देन ही माइट नीड टू सी अ साइकियाट्रिस्ट, उसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा। कितनी एज से ये डायग्नोज हो सकती है चीज़? ये ADHD 3+। हाँ, उससे पहले तो हम इस तरह बच्चा है ना, टोडलर है, शैतानियाँ भी करेगा, इधर उधर भी जाएगा, डिस्ट्रैक्ट। आप किसी 2 साल 1.5 साल 2.5 साल के बच्चे से बात करें, वो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है, उसका ध्यान इधर उधर जा सकता है, उसको ये बाउल अच्छा लग गया, उसको पकड़ लिया, इसने कप को पकड़ लिया। इसका जो 3+ पे हम जो है उसके बाद की ऑब्जर्वेशन और उसके बाद 3+ पे बच्चा तो नहीं बता सकेगा, उसे उसकी टीचर या उसकी माँ ही पेरेंट फॉर्म होता है, टीचर फॉर्म होता है, नहीं उनसे सवाल जवाब में रेगुलरली होते रहते हैं ये टेस्ट, या फिर टीचर जब ऑब्जर्व करता है, क्योंकि पढ़ाई वाली चीज़ तो वो टीचर, माँ शायद घर में वो ऑब्जर्व ना कर सके। अगर बच्चा सही से खाना नहीं खा रहा या उसकी तबीयत ख़राब हो रही तो माँ ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन ये वाली चीज़ शायद टीचर ऑब्जर्व करे। और हमारे स्कूल्स में, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी स्कूल्स में, हर स्कूल में टीचर्स इतनी ज़्यादा शार्प और इतनी एजुकेटेड उस तरह की नहीं होती कि वो ये ऑब्जर्वेशन रखें। क्यों, आप क्या कहती हैं? That's very true. मैं खुद I've been working in a school, मैं वैसे A-level psychology teacher हूँ, but I'm very familiar with all of these issues because I'm also working as a school counselor for primary. तो ये जो issues आप बोल रही ना कि बच्चा बैठता नहीं है and all that, I think सबसे बड़ी definition और जो distinction होता है ना, जो आप कह रहे हैं कि टांग हिलाता है या बैठता नहीं है, या डिस्टिंक्शन उस वक्त आ जाता है, ठीक है, सारे बच्चे टांग हिलाते हैं, सारे बच्चे थोड़ा रबड़ पेंसिल गिराते हैं, बट एंड सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बट टू द पॉइंट वेयर इट स्टार्ट्स टू लिमिट देयर फंक्शनिंग, दैट इज़ वेयर ADHD कम्स इन। अगर एक बच्चा बिल्कुल नहीं बैठ रहा क्लास में तो डेफिनेटली ही विल नॉट बी एबल टू फॉलो एनी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। टीचर अगर है भी, और छोटी क्लासेस में तो अक्सर ये होता है आपके पास 2 टीचर्स होते हैं, ठीक है। सो ऑफन व्हाट्स हैपनिंग इज दैट किंडरगार्टन में, नर्सरी में ये इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा होता, बट फ्रॉम grade 1 and grade 2 onwards it starts becoming more prominent because a one teacher in a class of 30 students. सो ऑब्वियसली इतना जो एक्टिव बच्चा होता है उसको टीचर उस तरीके से डील नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो सिम्टम्स भी नहीं समझ पा रही होती हैं। फिर उसके बाद वो बच्चे देन ऑब्वियसली देन इट स्टार्ट्स गेटिंग सीरियस, फिर उसके बाद पेरेंट्स को भी कॉल किया जाता है, हेड मिस्ट्रेस भी इन्वॉल्व होती है, एंड देन क्या नंबर खराब आ रहे हैं, कैसे, मतलब वो तो इसलिए कॉल किया जाता है कि आपके बच्चे के नंबर खराब आ रहे हैं, वो टेस्ट में पढ़ नहीं रहा, हाँ, मैं नहीं पहुंच पा रही अभी तक वहाँ। क्लास 5 तक एग्जाम्स नहीं होते, लेकिन हम डेली वर्क एंड डेली परफॉर्मेंसेस पे जो बेसिक स्किल्स हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल grade 1 है, grade 1 में अगर बच्चा सेंटेंसेस रीडिंग
कर सकता है, एक ग्रेड 1 का बच्चा शुरू कर देता है, ठीक है, 4 वर्ड्स के सेंटेंसेस। बट इफ़ द चाइल्ड सिग्निफिकेंटली फॉल्स बिहाइंड, वाई? क्योंकि वो क्लास में अटेंटिव हो ही नहीं पा रहा है ना, और इसलिए नहीं हो पा रहा, इसलिए नहीं कि उसका दिल नहीं चाहता या कि वो अटेंटिव होना नहीं चाहता, इसलिए बिकॉज जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहा है ना वो समझ पा रहा है डेफिनेटली, क्योंकि वो बच्चा है, ठीक है, ना पेरेंट्स समझ पा रहे हैं ना टीचर समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पर सबका बैठ कर इस चीज़ को के बारे में बात करना और इस चीज़ के मसले का हल ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। यानी अगर मैं इसको आसान अल्फाजों में अपने लोगों तक ट्रे में लेकर आती हूँ तो ये बात ये है कि अगर आपको लगे कि आपके बच्चे का, जो आपके बच्चे की प्रोग्रेस है वो जो क्लास के बच्चे जिस एज के हैं उनके साथ नहीं है, मैच नहीं करते। आजकल रिपोर्ट कार्ड ऐसी होती हैं कि आप लिखा होता है कि अप प्रोग्रेस अप टू द क्लास, क्लास से पीछे, क्लास से ऊपर, इस तरह का एक लिखा हुआ आपके बच्चों के लिए प्रोग्रेस में आता है। सो अगर उसकी प्रोग्रेस बिलो एवरेज है, जो एवरेज बच्चा है, तब 1 घंटी बजेगी। फिर कुछ ज़्यादा ही और हो रही है कि वो टेस्ट में या क्लास में अटेंटिव नहीं हो रहा, कभी कभार कुछ बच्चे पूरी क्लास को भी डिस्टर्ब करते हैं, कभी कभार किसी और शिकायत पे पेरेंट जाते हैं, फिर वहाँ टीचर बोले कि भाई आपका बच्चा तो बहुत बुरा काम कर रहा है, वो तो नहीं कर पा रहा, क्या मसाइल है, इस तरह शुरुआत होती है। बेसिकली कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग, एक लगातार परफॉर्मेंस में कमी आती जा रही है, उसकी क्लास परफॉर्मेंस में, उसकी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस में। क्लास परफॉर्मेंस आई मीन कि वो बच्चा क्लास में फोकस से सुन नहीं रहा, ठीक से बैठ नहीं रहा, फिर एकेडमिक उसकी पढ़ाई पे नंबर्स कम आते जा रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, ऐसे नहीं एक दफा आगे दूसरी दफा आगे हमने जज जो कर कह लिया। देते थे डफर हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो वाली बातें अब पुरानी हो गई हैं। असल में ये प्रॉब्लम रीजन, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। अच्छा निदा, हम ADHD पे बात करें, कब से ADHD वन ऑफ द फैक्टर है, एक रीजन है, और भी बहुत से हैं। डिसलेक्सिक बच्चे होते हैं, डिसकैलकुलिया, वो सब ADHD में अंडर आ जाते हैं, डिस्ग्राफिया अलग है, ये सब अलग अलग बीमारियां हैं, मतलब डिसऑर्डर्स हैं। पागल हो जाए माँ बाप तो। इसके अलावा इमोशनल इश्यूज हैं, ये सब भी नहीं है तो कोई इमोशनल इशू है, वो बच्चा परेशान है, वो एंजाइटी का शिकार है, माँ बाप की घर में लड़ाई हो रही है, उसे वो दिमाग पे सवार कर लिया है, सोचो में घर में सास और बहू लड़ रही हैं, वो माँ और दादी लड़ रही है, वो बुली हो रहा है। बाकी क्लास के बच्चे टीचर के जाने के बाद उसको कहते हैं ना मोटा मोटा, ये चश्मा मोटा है, चश्मा लगाता है, पतला है, काला है, बिल्कुल ओपन बात करेंगे, बिल्कुल इस तरीके ये बुली होना कहते हैं इसको। ये बच्चा बुली हो रहा है, उसका सेल्फ एस्टीम इतना लो हो जाता है कि उसका वो अपने आप को बहुत कमतर समझता है। जब वो कमतर समझता है तो आप कह रही हैं कि कोई एक चीज नहीं है, बहुत अलग अलग चीजें जिसके लिए बैठकर ज़रूरी है कि ऑब्जर्व करे पेरेंट और टीचर कि ये उसके साथ चल क्या रहा है। अभी हम एक एक करके आते हैं ना सब चीज़ों पर, अगले सेगमेंट में बुली और वो सारी चीज़ें। अक्सर हमारे पास यहाँ पे माएँ हैं जो अपने बच्चों की चीज़ें शेयर करेंगी, उसकी मदद से हम अलग अलग चीज़ें जो बच्चों में मौजूद होती हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो अगर अभी हमने ADHD से शुरू किया, क्योंकि मेरे आजकल आसपास हर जगह यही पहले एक ज़माने में जब फिल्म आई थी आमिर खान की तो डिसलेक्सिया हो रहा था कि अच्छा ये होता है, और सारे माँ बाप को वहम होने लगा, वहम भी है तो वहमी तो है, मैं भी माँ बड़ी वहमी हूँ कि अच्छा ये हो रहा है, सुनने में आया जो मुझे अपना बच्चा वही लगने लगता है। ये हम लोग बड़े अजीब से होते हैं आजकल, ये फैला हुआ है, अच्छा ये जो इसको हल्का सा बुखार हुआ है शायद उसको भी ना हो गया। तो माँ बाप वहमी भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे माँ बाप जो हैं हर चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं। जैसे अक्सर फादर्स का आपने सुना होगा, अगर जेन्युइनली बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, फादर्स कहेंगे ड्रामा कर रहे हैं, एक लगाओ, थोड़े वो हार्डकोर होते हैं ना आदमी लोग, थोड़े से होते हैं। सो समझ नहीं आती कभी कभार पेरेंट को कि वो कैसे एक्ट करे, उसको किधर क्या एक्ट करना है। अरे वो भी तो पहली दफ़ा माँ बाप बनते हैं ना। तो आपने ये कहा कि ADHD के सिम्टम्स ये हैं कि अगर मुस्तकिल डिक्लाइन आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस में, फंक्शनैलिटी में, खाली पढ़ाई में या खेलने में, फंक्शनैलिटी में ना, कोई स्पोर्ट्स में हो या किसी अपने ख्याल रख, पर्सनल डोमेन भी है, सोशल समाजी लोगों से राबता कायम करने में, लोगों से कनेक्शन बनाने में वो पीछे हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एकेडमिक्स पढ़ाई एक फैक्टर है, ठीक है। ये सारी चीज़ों में अगर डिक्लाइन आ रहा हो तो कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, जिनमें से एक रीज़न ADHD है। अच्छा, अब ये तो मुझे समझ आ गया कि कैसे सिम्टम्स है, कहाँ तक पहुँचे, रीज़न क्या होती है, क्या जेनेटिक होता है, ये क्या रीज़न होती है इसकी, मेडिकली क्या रीजंस हैं? सो इसमें बहुत सारी डिफरेंट ओपिनियंस हैं। सो यू नो हर
4 साइकोलॉजिस्ट अगर आप मिलोगे, चारों की डिफरेंट अलग होगी। और तो मुझे अलग अलग ही बता दें। इट्स कमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा बेसिकली। और मुझे एज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ दैट आई ऑलवेज बिलीव कि जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, इसी तरह से जब बच्चों को दे नॉट गेटिंग दैट इनफ अटेंशन, जिस अटेंशन की हम बात कर रहे होते हैं वो अटेंशन जो बच्चे को चाहिए होती है। हम कभी कभी सारी नीड्स पूरी कर रहे होते हैं, जैसे कि फिजिकल नीड्स, के खाना टाइम पे मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, अच्छी से अच्छी जगह पे जा रहे हैं, बट व्हाट दैट चाइल्ड इज़ लुकिंग फॉर इज़ इमोशनल कनेक्शन। और कहीं ना कहीं वो वाली अटेंशन जब मिसिंग होती है, सो यू बिकम डेफिशिएंट ऑन अटेंशन एंड यूर फीलिंग एंक्शियस। कुछ ना कुछ उस घर में, उस एनवायरनमेंट में, या आपकी फर्स्ट एजेंसी में, आपके पेरेंट्स में कुछ ना कुछ मिसिंग है जो बच्चे को चाहिए। एंड प्रॉबली पेरेंट, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग द पेरेंट बिकॉज प्रॉबली पेरेंट अवेयर ही नहीं है, मगर जो बच्चे की नीड है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा और वो उसको नहीं मिल पा रही है। एंड दैट इज़ वेयर दे स्टार्ट बीइंग एंक्शियस इनिशियली, कि वो इरिटेबल हैं या वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो एग्रीवेट होती रहती है और उसको उस तरह की हेल्प नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए, दैट टर्न्स इनटू अ डिसऑर्डर। ओके, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद यहाँ माएँ जो अपने बच्चों की परेशानियाँ हैं वो हमसे डिस्कस करेंगी और फिर हम उनकी मदद से एनालाइज कर पाएंगे कि अगर मेरे बच्चे में भी ऐसे सिम्टम्स हैं सो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या समझना चाहिए। क्या जब मेरा बच्चा नहीं पढ़ा तो मैं उसको बुरी तरह डांटूं, मारूं, उसे ढीठ बनाऊं, मैं उसे कैसे टैकल करूं। कभी कभार हमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाएं, किससे पूछें। सो यहाँ हम इसीलिए सर जोड़ के बैठे हैं कि शायद इन सारी बातों से आपका, मेरा, इन सब का किसी का भी मसला हल हो सकता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सॉरी थोड़ा ज़रा ब्रेक था, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, मगर खैर हम भी नहीं चूके, हम ब्रेक में भी अपना सेशन चलाते रहे। हाँ जी, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कुछ माँओं से जो अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे शेयर करना चाहती हैं और उससे उनकी मदद से आपकी भी अगर बच्चे में कोई ऐसी प्रॉब्लम है वो आपकी भी जेन्युइनली आपको पता चल पाएगी कि क्या हमें अब करना चाहिए। तो जी मेरे पास इस वक्त बैठी हुई हैं इफ़त उमैर और ये डिस्कस करना चाहिए कुछ। जी इफ़त। जी मेरी 2 बेटियां हैं और बड़ी छोटी वाली तो माशाल्लाह अच्छी है, बेहतर है, क्योंकि वो छोटी है, अभी उसका कुछ खुल के नहीं आ रहा है सामने। लेकिन जो मेरी बड़ी बेटी है वो 7 इयर्स की है, लेकिन वो जो उसका कॉन्सनट्रेट है ना पढ़ाई पर, वो लूज़ कर जाती है। वो जब उसको बिठाती हूँ, बोलती हूँ बेटा पढ़ना है, वो उसको कोई चीज़ पढ़ा रही होती हूँ तो वो अपनी क्लास की बातें कर रही होती है, अपनी फ्रेंड्स की बातें कर रही होती है, उसको टॉपिक पे लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अक्सर औकात ये होता है कि स्कूल से भी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि आपकी बेटी जो है वो बराबर वाले बच्चों, खुद तो पढ़ती नहीं है, फिर वो बराबर वाले बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती है। बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे होते हैं, उनको काम नहीं करने देती है, उसका अपना होमवर्क तो कंप्लीट नहीं होता, वो दूसरे बच्चों को भी नहीं करने देती है। तो जो चीज़ें हैं ना, तो वो जब पेरेंट मीटिंग होती है तो मैं यही टीचर्स से बोलती हूँ कि इसकी वजह क्या है कि ये इतना ज़्यादा वो करती है। या तो आप थोड़ा सा इसको देखें, करें, ये क्यों इतना अपना जो कॉन्फिडेंस है वो चीज़ है वो ख़त्म कर रही होती है। जब मैं पढ़ाने कोई बात कर रही होती हूँ, मैं पढ़ा रही होती हूँ, तो वो कहती है कि मम्मा मुझे ये काम करना है, मैं 1 मिनट में आई। उसको पकड़ के बिठाना बहुत मुश्किल है। वो बहाने से खिसकना चाहती है जी, क्योंकि आप पढ़ाती हैं। जी मैं पढ़ाती हूँ, खुद पढ़ाती हूँ। आप चपेट भी लगा देती हैं एक दफ़ा पढ़ाते पढ़ाते। जी वो बिल्कुल, वो तो जाहिर है जब बच्चे नहीं, आप भी पूछ लें कोई सवाल अगर आप लोगों ने पकड़ में नहीं आते हैं बच्चे, एक दफ़ा बोलती हूँ कि मैं बैठ जाए पढ़ें, तो वो जब पढ़ रही होती है थोड़ा सा पढ़ाई का शौक नहीं, पढ़ाई का शौक। और कौन सी क्लास है उसकी? 4th क्लास है। अच्छा मुझे बताइए कि उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं? बहुत से बच्चे जो उस टाइम नहीं पढ़ पाते लेकिन रिजल्ट्स अच्छे ले आते हैं, तो मुझे थोड़ा बताएंगे। नहीं, वो जो समझ लें क्लास 1 से उसका रिजल्ट A1 हुआ, ठीक है। फिर वो 2nd क्लास में आई तो वो A+ हो गया, 3rd में आई वो और ग्रेड नीचे चला गया। तो ये चीज़ जो है मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये एक तो कॉन्सेंट्रेट मैं करवा रही होती हूँ,
मुझे वो शायद पढ़ के भी दे रही होती है, लेकिन वहाँ जाके शायद वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है या फोकस लूज़ कर देती है, और फिर वो शरारती सी बच्ची है, कह ले कि वो खुद तो कॉन्सेंट्रेट कर नहीं रही होती है, वो अपने बराबर वाले बच्चों को भी नहीं पढ़ने दे रही होती है। मुझे बताइए, तो आपने पढ़ाई की बात की, इसके अलावा उनको दूसरी एक्टिविटीज़ में देखें, उसमें उनका फोकस कैसा है? जैसे कुछ खेल रही हैं या टीवी देख रही हैं या कोई और इनका कोई पढ़ाई से हट के कोई एक्टिविटी है, उसमें वो बिल्कुल मशगूल पाई जाती है? फुल फोकस हो रहा होता है उस पे, माशाल्लाह। फोकस इश्यूज तो नहीं? हाँ, अच्छा, मतलब किस चीज़ में और बहुत अच्छी है? जैसे अगर आपसे मैं पूछूं पढ़ाई के अलावा जिसको उसको शौक भी है, कभी होता है ना कुछ बच्चा कलरिंग में अच्छा है, पेंटिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बेटे की बात करूं बलाज की, तो वो एनिमेशंस बनाता है या वो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है। नहीं, वो पेंटिंग बहुत अच्छी करती है और डायग्राम्स भी बहुत अच्छी बनाती है। कुछ ड्राइंग चीज़ों अच्छी है में, उसकी। हाँ, ये चीज़ थोड़ी उसको शौक भी है फिर। शौक है पढ़ाई का, लेकिन कॉन्सेंट्रेट, वही बात आ जाती है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है, वो टाइम नहीं देती अपनी पढ़ाई को। ठीक है, इसमें ना बच्चे का सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड इंटरेस्ट लूज लग रहा है, ठीक है, उसकी बहुत सी वजह हो सकती है। उसमें ये भी हो सकता है उसको मे बी पढ़ाई में कुछ प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसे हम दिमाग में डालने, प्रोसेसिंग पढ़ाई की, वो थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है, मुश्किल आ रही है। कभी कभार टीचर्स भी आपके सब्जेक्ट्स की जो है अच्छे नहीं होते। हाँ। आपको ये भी देखना चाहिए ना कि किसी टीचर के सब्जेक्ट में आप इतनी मेहनत करते हैं, आपको मज़ा आता है कि उन टीचर की क्लास है, और किसी टीचर की वजह से आपको वो सब्जेक्ट ज़हर लगने लगता है। और बताएं कि क्या इंग्लिश, उर्दू, मैथ सब में उसका ये ऐसा ही है या किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं, में? वो इंग्लिश और मैथ में जो है बहुत ज़्यादा पीछे रहती है कि मम्मा मुझे मैथ तो आप नहीं पढ़ाएं, मुझे नहीं मज़ा आता। या फिर उनकी जो टीचर हैं, मैथ्स वाली जो टीचर हैं उनकी, तो वो थोड़ी सी कह लें कि सख्त हैं, तो उनसे वो भागती हैं। और कितनी पीछे, अपनी क्लास से कितनी पीछे है? जैसे कि आम बच्चे, जो सारे बच्चे कर रहे हैं क्लास में, क्या वो सम्स आसानी से कर पाती है या नहीं कर पाती? नहीं, वो कर लेती है। कह रही है ना, वो तो पहले A1 लेती थी, फिर A+। मैं कह रही हूँ उनको A1 ही चाहिए। उनका ग्रेड माशाल्लाह ऊपर था, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा है। अच्छा, एक्चुअली अभी वो क्लास 4 में, क्लास 1 और 2 में ना करिकुलम थोड़ा सा लाइटर होता है। अब उस वक्त बच्चे रीडिंग और ये सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। 3-4 में आके एक तो सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, और दूसरा ये कि लिखाई का काम ज़्यादा हो जाता है, जैसे पैराग्राफ राइटिंग, पूरे पूरे एसेज बच्चे लिख रहे होते हैं। उर्दू में जो है वो करदार निगारी और ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं किताबों वगैरह। लोड पड़ जाता है। हाँ, तो वो लोड एकदम से आ जाता है। सो आई गेस थोड़ा सा अगर रूटीन आप उसका बता दें कि वो रूटीन में क्या करती है, क्या करती है, लाइक घर वापस जाती है। मेन रीज़न ये भी है कि रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है उनका ना। सोने की टाइमिंग देर से सोती हैं। यस, तो वो सोने की टाइमिंग खराब ये है। बस आपको खुद ही पता चल गया। अब हम आपको क्या बताएं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे बच्चे अगर देर से सोते हैं, फिर वो चाहे कितने भी ज़हीन होंगे, वो एक्सेल नहीं कर सकते स्कूल में, क्योंकि पढ़ाई में माइंड लग रहा है, जहन लग रहा है। जहन आपका फ्रेश नहीं है तो बच्चा हमेशा मुश्किल फील करेगा पढ़ाई के वक्त, तो वो भागेगा उस चीज़ से। ठीक है, तो खेल कूद में ज़रा कम लगता है, राइट। और उसको आप जिस तरह भी करो, काम तो एक तरीके से करना ही करना है ना। खेल किसी भी तरीके से किया जा सकता है, तो इजी वे ढूंढ लेते हैं। पढ़ाई में इजी वे नहीं है। अगर मैथ का सम इस तरह सॉल्व होता है तो इसी तरह सॉल्व होगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा है तो ऐसा ही होगा। और उसमें थोड़ा मुश्किल और चैलेंज। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे, आम घरों की मैं बात कर रही हूँ, रात को देर तक जागते हैं। जब तक माँ बाप जागते हैं, बच्चे जागते हैं। मेरे इर्द गिर्द के इतने लोग हैं, वो बच्चे देर से सोते हैं। तो क्यों देर से क्यों सोती है वैसे? बस वो एक ये क्या, मोबाइल है। इतने छोटे बच्चे को मोबाइल रात को इजाज़त ही क्यों है? अच्छा प्लीज मुझे आप लोग ये बताएं, बच्चे खाना नहीं खाएंगे अगर उनको मोबाइल नहीं मिलता। अच्छा खाना नहीं खाएंगे। एक मिनट, मुझे आप लोग ये बताएं कि ये जो बच्चे देर से सोते हैं और माँ बाप को लगता है कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि बचपन से उनका घर का माहौल ऐसे ही बना हुआ है, उसके नुकसानात क्या हैं? अब देखिए, ये तो मुझे लगता है एक बेसिक मोस्ट एसेंशियल नीड है। जब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी बेसिक नीड्स क्या होती हैं? सोना, खाना और डायपर चेंज होता है या उसको दूध चाहिए होता है। जब एक बच्चे की बेसिक नीड्स ही नहीं फुलफिल्ड, बच्चे को तो नहीं पता उसके लिए क्या है। आपको पता है बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो 10 बजे, 9:30, 10 बजे आपको बच्चे को सो जाना चाहिए। 10 बजे दे आर मेकिंग द बेस्ट ऑफ वॉट एवर नेचर ने जो भी उनको दिया है। बच्चा मैक्सिमम 9, 9:30 बजे सो जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको हमारी माओं का, जो हमारी आम माँ है ना, सुन लें गौर से आप लोग। उनका रूटीन ये है, बच्चा जब आएगा स्कूल से तो उसको 2 घंटे सुला देती हैं। दोपहर में सो गया, उठो, फ्रेश हो, रात को होमवर्क करो, और फिर रात को वो सो रहा है देर से।
ये कैसा रूटीन है? देखिए ये मैं कहूँगी कि अप्रोप्रिएट इतना नहीं है। हाँ, दिन का नैप लेना जिसको हम कैलुला कहते हैं, आराम करना, रेस्ट करना, आधा घंटा 45 मिनट्स 30 to 45 मिनट्स इनफ। आप अर्ली भी ना जाने दें क्योंकि फिर वो आप स्लीप पे चला जाएगा बच्चा। अगर आपने उसको स्लीप दे दी ना तो फिर वो रात की नींद को वो स्लीप जो है वो रात डबल हो जाती है। अगर आप 1 घंटा सो रहे हैं तो आप जितने बजे सोते हो उसके आपको रात को डबल 2 घंटे लेट नींद आएगी। मैंने हमेशा क्या सोच होती है कि नहीं ना स्कूल सुबह का उठा हुआ स्कूल से थका हुआ है, सोने दो। ऐसा नहीं है, आपने प्रैक्टिस ऐसी दे दी है। वो बच्चे ने अगर रात की नींद 10 घंटे की ली हुई होगी ना, 8 से 10 घंटे की नींद, यकीन करें उसकी पूरा दिन बच्चा एफिशिएंटली, उसका ब्रेन, उसकी बॉडी वर्क करेगी विद 30 मिनट्स ऑफ नैप। ऐसा कुछ भी, ये मदर्स पेरेंट्स का कंसर्न होता है। इतना थकावा है, ये चीज सुबह का उठा और आसानी होती है ना, बच्चा सो गया हम अपने काम करें। एग्जैक्टली, सेकंड यही चीज है ना कि फिर वो सो गया, स्कूल में था, उसके बाद वो घर पे आया, उसको चेंज वेंज करा के खाना खिलाया, एक एफर्ट थी, उसके बाद वो सो गया, मुझे 2 घंटा सुकून मिल गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लीज सबसे पहले रूटीन को चेंज करवाएं आप, बच्चे की रूटीन पे काम करें और फिर उसके लिए पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग लेवल का बनाएं। कोशिश करें एक सब्जेक्ट एक टाइम पे लें, उसको डिफरेंट तरीके से कराने की कोशिश करें, खुद ज़्यादा इन्वॉल्व हों। ये भी पेरेंट्स का एक ड्रॉबैक होता है कि ये मैं सवाल दे रही हूँ करना, मैं जब तक किचन से होके आ जाऊँ, यू नो, मैं ये काम करके आ जाऊँ, तो बच्चा तो होगा डिस्ट्रैक्ट। आपको खुद ट्यूशन, जहाँ आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं वो भी यही करती है। उन्होंने एक साथ 5-6 बच्चे एक साथ बिठाए हुए होते हैं, काम दे देती है। सीरियसली मैं सच बता रही हूँ, मैंने ये जो मेरी जिंदगी के ऑब्जर्वेशंस है वो यहाँ निकल के बाहर आ रही हैं। और वो काम, अच्छा मैं आती हूँ, अब ट्यूशन पे भेज दिया, माँ ने खुद नहीं पढ़ा रही तो, और वो वहाँ पे 5-6-10 बच्चे एक साथ बैठे हुए सब होमवर्क करें। अरे यार, स्कूल में भी तो वही चीज़ है, फिर ट्यूशन में भी वही चीज़ मिल रही है, तो कहाँ से फिर वो पिक कर पाएगा? तो अपनी स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स को, तरीक़ेकार को ज़रा चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खुद एफर्ट खुद डालने की ज़रूरत है, पॉजिटिव एफर्ट होगी, थकान महसूस नहीं करें। यूट्यूब वीडियोस भी हेल्प करती हैं कि कैसे बच्चे को टीच करने में हेल्प करें, करती है ना, बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे चैनल्स हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जहाँ पे रिटन काम ज़्यादा आता है ना, तो रिटन पे फोकस करने से पहले उससे बोले मुझे स्पोकन बताओ, स्पोकन करवाएं पहले, और फिर स्पोकन के बाद जो उसके जुमले वो बनाती है फिर उसके बाद उसको लिखवाएं। क्योंकि हम डायरेक्ट रिटन पर आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं लैंग्वेज को। हमने सुना है, हमने सीखा लैंग्वेज को कैसे सुन के, फिर बोल के, फिर पढ़ के, फिर लिख के, थोड़ी खुद तवज्जो देनी पड़ती है। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप उसको मार रहे हो या आप उसकी तरफ प्यूनिटिव हो या उसको सज़ा मिल रही है इस तरह से, तो बच्चा गलती करने से डरेगा। कभी कभी वो अपना सही जवाब भी देते हुए हिचकिचाएगा या कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आगे से मार पड़ेगी या डांट पिटेगी। इंस्टेड ऑफ आप हर वक्त उसको नेगेटिव फीडबैक से बेहतर है कि आप उसको बोलो कि ठीक है, अगर तुमने 40 मिनट्स अपना काम ध्यान से किया तो मैं 10 मिनट तुम्हारे साथ खेलूँगी। और मुझे लगता है जो आजकल के दिनों में और आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा मिसिंग है वो ये है कि माएँ बच्चों के साथ खेलती नहीं हैं। अगर मैं जब भी मेरे पास कोई मदर आती है, मैं पूछती हूँ आपने आखिरी दफ़ा बच्चे के साथ अकेले खेला कब था, तो एक्चुअली वो लॉस्ट होती नहीं, वो खेलते रहते हैं, मेरे सामने ही खेल रहे होते हैं, बट उस खेल का वो मकसद ही नहीं पूरा होता। जो अटैचमेंट, जो मज़ा उसको अपनी माँ के साथ खेलने में आएगा, चाहे वो 10 मिनट आप ओनो खेलें या लूडो खेलें या कोई भी बोर्ड गेम या कोई भी ऐसी गेम, टिक टैक टो होता है, कोई भी गेम, छोटा सा गेम, वो एक इंसेंटिव की तरह रखें। तो जो आपका काम की नौयत है वो बहुत पॉजिटिव उसमें जाती है कि आप बोलें ठीक है तुम 30-40 मिनट्स काम करो, मैं 10 मिनट तुम्हारे साथ खेलूंगी। और फिर मेक श्योर करें कि 10 मिनट आप उसके साथ खेलें, जो आपने कमिट किया है वो आप पूरा करें, ना कि आप वो मार से डर के अपनी सही, ये जो आप कह रही हो ना कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस सबसे पहले घर से जाता है। जब बच्चा डरता है कि क्या मैं गलती करूँगी तो मुझे मार पड़ेगी, मिस्टेक्स आर मोस्ट वेलकम। अगर गलती नहीं करेगा तो बच्चा सीखेगा कैसे? अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी सालेहा, मेरा बेटा जो है वो 5 इयर्स का है और मैं उसको प्रॉपर सारी चीज़ें घर से करा कर भेजती हूँ, लेकिन वो स्कूल में जाकर सब कुछ भूल जाता है। मतलब कि उसको याद नहीं रहता, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल 5 साल का है? 5 साल का है। मतलब तो 5 साल को क्या करना है याद करा के? और माशाल्लाह से इतना ज़हीन है कि अगर वो अपना टैब देख रहा होगा और मैं अगर किसी से बात कर रही होंगी ना, तो वो फोकस, वो सुन लेगा बात का और जवाब भी दे देगा। यार ये मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, उसको हम मियाँ बीवी जो बातें कर रहे हैं उसको सब पता है वो, और जो उसको बोलते हैं वो उसको याद नहीं रहती। ये क्या है?
ये क्या चीज़ और वो टैब भी दिख रहा है। हाँ। और वो हम दो जो बातें कर रहे हैं ना किचन में या कहीं भी, या वो लॉन्च में बैठा है, तो वो फोकस कर रहा है उस चीज़ पे, साफ ही बना दो बड़ा। फौरन जवाब देगा वो उस बात का फौरन जवाब देगा हाँ। कि मम्मा ऐसे नहीं है, ये बात ऐसे हो रही है, उस चीज़ का जवाब। और स्कूल में जाके बिल्कुल ब्लैंक, मतलब उसको बिल्कुल कॉपी टेस्ट जो भी दे रहा होता है ना, बिल्कुल ही ब्लैंक होता है, मतलब एक वर्ड भी नहीं लिख पा रहा होता। हालांकि ट्यूशन में भी वो प्रॉपर कर रहा होता है, उसको 4 से 5 दफ़ा हम प्रैक्टिस भी करवा रहे होते हैं, और मैं खुद भी देख रही होती हूँ कि बेटा लिख रहा है, या ट्यूशन टीचर उसको किस तरह से डील कर रही है, क्या कर रही है, उसको लिखवा रही है नहीं लिखवा रही, उसकी कॉपी सेव करती हूँ ताकि मैं उसको स्कूल में टीचर्स को दिखाऊँ कि ये ट्यूशन में तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आपके पास जाकर ऐसा क्या होता है कि ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। हमारे साथ ऐसा होता था, जब हम पढ़ के पूरा याद करके जाते थे, पेपर सामने आता था, बड़े ही उसमें बात कर रहे हैं, जब सेंसिबल थे, बोर्ड के पेपर थे या कुछ कोई भी एग्जाम होता था, तो पेपर देख के भूल गए। सो बेसिकली देखिए, एंजाइटी का भी और कॉन्फिडेंस इशू लग रहा है। अपने ऊपर यकीन कर तो सब लिया, आता भी है, जैसे कहते हैं मदर को भी सही सुना दिया, ट्यूशन में भी सही सुना दिया, अब जब आया तो अब खुद करना है ना, तो खुद पे यकीन नहीं आ रहा कि मैं कर सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंस लो लग रहा है यहाँ पे। मुझे बताएं, पढ़ाई के अलावा स्कूल में दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, सब कुछ करते हैं, स्पोर्ट्स हो गया, कोई शो हो गया, टैलेंट हंट हो गया, हाँ इस तरह से सब कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह वो शूट्स पे जा रहा होता है, कमर्शियल में कर रहा है, तो वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वहाँ पे सही है, कैमरे के आगे सारा कॉन्फिडेंस है। अगर डायरेक्टर ने बोला बेटा आपको भागते हुए जाना है, तो वो भागते हुए जाकर अपना वो काम कर देगा जो उन्होंने समझाया है उसको, वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, प्रॉपरली सारी चीज़ों में इन्वॉल्व भी है, और हर तरह से डील सब चीज़ों से डील भी कर रहा है, और सबसे अच्छे से बात भी कर रहा है, खेल भी रहा है, एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, साइकिल भी चला रहा है, सब कुछ तो कर ये रहा है। हर एग्जाम में ऐसे होता है, हर टेस्ट में, जैसे हर जब टेस्ट में ही ये हो रहा है। कभी आपने ये देखा है कि उसका टाइम से क्या रिलेशनशिप है? ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे भी टाइम्ड टेस्ट होगा कि अब टाइम शुरू हो रहा है और 30 मिनट्स हैं टेस्ट करने के लिए, वहाँ ये नहीं, ऐसा टाइमिंग वाला नहीं है, क्योंकि अभी वो 5 इयर्स का है, तो बच्चों को इतना कोई वो नहीं देते टाइम। 5 क्लास का बच्चा हो तो सोचें कि भाई टीचर ने आधा घंटा दिया, इसमें आपको टेस्ट कंप्लीट करना है। 5 क्लास के बच्चे से कौन 5 साल का है ना, 5 इयर्स का, 5 साल के बच्चे से कौन टेस्ट एक्चुअली लेता मुझे है? ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा डिफरेंस हो आपके पढ़ाने के स्टाइल में, और जो जिस तरह से स्कूल फीडबैक्स लेता है, या स्कूल किस तरीके से। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कह रही हैं कि मैंने उसे सब याद करवा के भिजवाया है, तो क्या याद करवाया, लाइक क्या कंटेंट, अगर किसी कंटेंट की एग्जांपल दें। जी, जैसे कि वर्ड्स हैं, कुछ बी वर्ड्स हैं, बी वर्ड्स मैंने उसको याद कराया, BAT बैट, ओके, तो वो बना नहीं, उसको वर्ड्स को बना नहीं पा रहा होता। आप उसको BAT बैट याद करवा रही है, लेकिन टीचर हो सकता है अगर साउंड्स बोल रही हो, ब एट ह, तो हो सकता है कि वो उन साउंड्स को ट्रांसलेट नहीं कर पा टीचर से मैंने ये बात पूछी है कि आप साउंड से पढ़ाती हैं या दूसरे तरीके से, तो उन्होंने बोला कि हम नॉर्मली पढ़ाते हैं, साउंड से नहीं पढ़ाते। ओके, हाँ, साउंड से नहीं पढ़ा रही वो, ठीक है। तो क्या वो BAT बैट नहीं लिख पाता? लिख नहीं पाता वो, उसको याद भी हो जाता है, बता सकता है, जी, मगर सब लिख नहीं कुछ पाता। बता उसकी रहा हैंड होता है। राइटिंग कैसी है? उसकी हैंड राइटिंग स्कूल में तो प्रॉपर सही कर रहा होता है, लेकिन जब हम होमवर्क कराने बैठते हैं तो उसको ये होता है कि मम्मा लिख नहीं रहा होता, अच्छा मम्मा एक वर्ड मैं लिख दूँ, बाकी आप कर दें मेरा होमवर्क। मगर हैंड राइटिंग कैसी है उसकी? हैंड जैसे राइटिंग कि- स्कूल में अच्छी है, घर में मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जब कभी होमवर्क किया कर है रहा इसका होता है, होमवर्क? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कभी मैं उसका नहीं करती। और क्या बहुत देर लगाता है लिखने में? लिखने में नहीं, इतनी ज़्यादा देर नहीं लगाता, नॉर्मली जो बच्चे जैसा कर रहे होते हैं क्योंकि वैसी मुझे ऐसा स्पीड लग रहा है। है जैसे अभी बहुत छोटा है, 5 साल, कोई भी लर्निंग डिफिकल्टी हो या कोई भी ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, कभी कभी हैंड राइटिंग का होता है कि डिसग्राफिया है, जो लिखने का डिसऑर्डर होता है कि बच्चे डिसग्राफिया क्या होता है? तो डिसग्राफिया ये होता है कि बच्चों की हैंड राइटिंग जो होती है वो लेजिबल नहीं होती, पढ़ी नहीं जा रही होती। जब वो लिख रहे होते हैं तो वो लाइंस के ऊपर वर्ड्स उनके बैठ नहीं पा रहे होते हैं, और उनको जो भी मेंटली वर्बली बिल्कुल परफेक्ट होता है, मगर जब वो लिखने पे आता है तो वो नहीं लिख पा रहे होते। उनकी समझे ब्रेन में जो लिखने की सलाहियत है वहाँ पे लाइट कम जल रही होती है बेसिकली, सो वो राइटिंग लेजिबल नहीं होती है, वो सही अपनी एज अप्रोप्रिएटली नहीं लिख पा रहे होते, तो वो चांसेस होते हैं कि शायद उसको डिसग्राफिया। मगर उसके बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर वो सिर्फ इंग्लिश में समझो ब्लेंड नहीं कर पा रहा लेटर्स आपस में कि BAT जब साथ लिखा होगा वो बैट कहलाएगा, तो हो सकता है कि कुछ और हो सकता है कुछ भी ना हो, क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है। कोई लर्निंग डिसेबिलिटी आपको 6 साल से पहले नहीं डायग्नोज कर सकते, तो 5 इयर्स का है अभी वो, 1 साल मेरे ख्याल से। और कभी कभी ये भी होता है कि बच्चा बहुत गिफ्टेड है,
बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है और उसको लिखना और पढ़ाई बहुत बोरिंग लगता है और वो लगता है कि उसका दिमाग जो होता है वो हाथों से फास्टर चल रहा होता है। और गिफ्टेड बच्चे अक्सर पाकिस्तान में डायग्नोस नहीं होते क्योंकि बाहर के मुल्कों में गिफ्टेड स्कूल्स हैं और वो गिफ्टेड स्कूल्स उन बच्चों के लिए जो जहनी तौर पर एवरेज बच्चे से बहुत आगे हैं, विच इज़ ऑल्सो अ डिसऑर्डर बिकॉज वो नॉर्मल बच्चों की सलाहियत से काफ़ी ज़्यादा है। वो बच्चे स्पेसिफिकली हैंड राइटिंग में काफ़ी ख़राब होते हैं क्योंकि उनके हाथ उनके दिमाग के साथ इन कोऑर्डिनेशन नहीं होते, ब्रेन फास्टर चल रहा होता है, आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं और वो हाथ उनको उस स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा होता तो हाथ पीछे रह जाता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स थोड़ा बता सकती हैं आप? तो इसमें बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा नज़र आ रहा होता है बिकॉज इज़ वेरी वर्बली पूछो आप वाइवा ले रहे हो तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, लिखने में बहुत अच्छा है, आइडियाज़ उसके पास अपनी एज से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, बच्चा बहुत क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि उसको बोल दिया ग्लास ये ब्लू है और ये ब्लू रहेगा तो कहेगा अच्छा ठीक है ब्लू है, वो कहेगा ये ब्लू क्यों है, ग्रीन क्यों नहीं हो सकता। यू नो चाइल्ड इज़ वेरी क्यूरियस, वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। यानी कि जब आप उससे बात करोगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्मार्ट है, ये अपनी एज से ज्यादा है या ये बातें वो करता है जो इस एज के बच्चे नहीं करते, इंटेलिजेंट बातें, मगर लिखने में कि ये कौन सा बच्चा है, लाइक ये क्या है। सो वो बेसिकली जो है वो पेपर पे आपको दे नहीं पा रहे। और इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि एजुकेशन जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब ये है कि ब्रिंगिंग अप। सो बच्चे की सलाहियत को बाहर निकालना। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को सारे एक डब्बे में भर दिया गया कि 40 बच्चे एक क्लास में और सबको एक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। एंड आई थिंक कम्स बैक टू हमारा सिस्टम में कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी टीचर्स को, हमारे स्कूलिंग सिस्टम्स को इक्विप करें और एजुकेट करें कि कैसे बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसको कोई प्रॉब्लम है, ये करना, कौन सा बच्चा ऐसा होगा जिसको आता होगा वो करना नहीं चाहेगा क्योंकि कोई टीचर से बदला लेना ऐसा नहीं होता। क्योंकि टीचर्स मेक इट अबाउट देमसेल्व्स क्योंकि उनके अपने इतने प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो घर से लेकर आ रहे होते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड दैट्स नॉर्मल, ये ह्यूमन है, बहुत नॉर्मल है कि आपके अपने प्रॉब्लम्स है, बट अंडरस्टैंड कि एक बच्चा क्यों नहीं करना चाहेगा अगर उससे हो रहा होगा या उसको आता होगा। कोई भी बच्चा अपने आप को ट्रबल में नहीं डालना चाहता, छोटी एज का बच्चा, इसका मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। और देखिए बहुत सारे अच्छे स्कूल्स में इसलिए काउंसलर्स होते हैं, जैसे आप एक स्कूल में हैं और वहाँ आप काउंसलर हैं। सो बच्चे आजकल, हमारे ज़माने के स्कूल्स में काउंसलर स्कूल में नहीं होते थे। हाँ, वो डॉक्टर होता था मेडिकल, जहाँ हमारे चोट लग गई तो हमें सनी प्लास लगाने के लिए वो वाली डॉक्टर होती थी। लेकिन आजकल के अच्छे स्कूल्स में काउंसलर्स हैं जहाँ अगर बच्चे थोड़ा लैक कर रहे होते हैं इन चीज़ों में तो उन पेरेंट्स से इजाज़त लेके उन काउंसलर्स के पास बच्चों को भेजा जाता है। फिर वहाँ काउंसलर्स बच्चे से बात करके ये एनालाइज करते हैं क्योंकि उनके पास वो एजुकेशन होती है, एक माँ के पास नहीं होती। एनालाइज करते हैं और उसकी रिसर्च के बाद फिर पेरेंट को ये बताया जाता है कि आपके बच्चे में ये मसला नज़र आ रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत सारी अहम बातें आज इस शो पे डिस्कस हो रही हैं और बहुत रिलेटेबल भी हैं। सो मेरे पास यहाँ दो माएँ बैठी हैं, वजिया जी, वजिया असफर हैं। तो मैं पहले वजिया से बात करना चाहूँगी। वजिया, आप क्या डिस्कस करना चाहें? एक्चुअली मेरा बेटा जो है वो 8 इयर्स का है और उसका रीज़न ये कि जब वो पढ़ना होता है ना उसको और किसी चीज़ में उसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जैसे ही हमने बोला कि भाई आपने पढ़ना है, आपका पढ़ने का टाइम हो गया या स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो उससे गुस्सा आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसे सुबह उठाया कि भाई टाइम हो गया तो उसने अपना ब्लैंकेट फेंका, बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से खोला और नहीं जाना स्कूल, नहीं पढ़ना। उसके बाद स्कूल में जाने के बाद अगर टीचर ने बोला या डांटा कि आपने कोई काम करना है तो उसने अपनी कॉपीज़ उठानी है, साइड में रख देनी है, टीचर से भी मिसबिहेव करना और डेस्क के नीचे चले जाना और 10-15 मिनट वहीं बैठे रहना और बाहर नहीं निकलना, नहीं करना काम तो नहीं करना। इवन के टीचर्स भी इससे हार जाती हैं कि अब हम काम नहीं कर सकते। उसे हम बोलते हैं घर में कि, या मैं बोलती हूँ कि आप कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो, तुमने करना है, लेकिन उसके दिमाग में चलता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये अल्फाज नहीं लिख सकता तो मैं नहीं लिख सकता। तो मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ना कि एग्रेसिव बहुत है, काम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना उसे, पढ़ने में कुछ नहीं करना, आप खेलने को दे दें, आप हर चीज़ करवा लें, 2-2 घंटे आप TV दिखवा लें उसे, लेकिन पढ़ने के टाइम पर वो इतना हाइपर हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे कुछ
पढ़ने में बिल्कुल काम करना ही नहीं है उसे। हमेशा से ऐसे हमेशा से छोटा ऐसे सा था तब था, लेकिन अब जो है ना, अब बहुत वक्त के साथ साथ जैसे उसकी एज बढ़ रही है, उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है। तो मुझे नहीं समझ में आता मैं उसे हैंडल किस तरीके से करूँ। कुछ भी करूँ मैं उसको बोलती हूँ कि आपने पढ़ना है, पढ़ोगे नहीं तो फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो ये बात नहीं समझता। और उसने आगे से मुझे ये जवाब देना है, कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर पढ़े भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। माय गॉड, एंड ही इज जस्ट 8 और 8 साल का बच्चा ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हमारी भी तो जो शॉर्ट स्टोरीज होती है यूट्यूब की, मतलब अगर आप शॉर्ट्स देखें जो बच्चे अक्सर देखते हैं, उसमें तो सब ये दिखाया जा रहा होता है कि बगैर पढ़े पेट्रोल पंप पे थे और आज रिची रिच हैं। पता नहीं ये क्यों दिखाया जा रहा होता है। ये चीज़ है ना, उसने अपने माइंड में बिठा लिया कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तब भी मैं एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ, पढ़ाई लाजमी नहीं है। और उसने बस कॉपीज तो ऐसे बंद करके बिल्कुल ढीठ ऐसे पढ़ जा, नहीं करना मुझे। तो इसको मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसको कैसे हैंडल करूँ। तो ये जो अभी आपने बोला ढीठ, क्या आप ये उसको बोलती भी हैं कि तुम तो ढीठ हो जाते हो? नहीं, मैंने इसको ये वर्ड हम उसके सामने इस्तेमाल नहीं करते। मैं बोलती हूँ क्यों नहीं पढ़ना, पढ़े बगैर भी बन सकते हैं। तो उसका जो ये कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसके माइंड से निकालूं कैसे। हर तरीके से हम बोलते हैं नहीं तुम कर सकते हो, मेरे पॉजिटिव उसको जवाब होता है कि नहीं तुम कर सकते हो, देखो उसने किया है, तुम भी ड्रॉ करोगे तुम कर लोगे। करता है, कभी कभी ड्रॉ बना भी लेता है, लेकिन जब पढ़ने का और लिखने का टाइम आता है बस एक लाइन लिखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखूंगा उसका। ये तो बहुत रिलेटेबल है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। तो देखिए आपको प्रॉब्लम किस चीज़ से है, वो पढ़ नहीं रहा या वो गुस्सा कर रहा है? वो गुस्सा कर रहा है, उसका गुस्सा कम हो जाएगा ना, वो गुस्सा कम कर जाएगा तो वो सारे काम कर सकता है। असल में उसका गुस्सा बहुत है, मतलब इतना हाइपर हो जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल के। कभी कभी मैं मतलब बोलती हूँ कि मैं इसको मारने के बजाय ना मैं किचन में चली जाती हूँ, मैं खुद रो रही होती हूँ कि मैं इसको कैसे हैंडल, हेल्पलेस हो जाती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर गुस्से को डील करना है आपने तो आप पहले सबसे पहले देखिए कि पहले डील किसको करें, गुस्से को करें कि उसकी वो पढ़ाई यही मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मुझे गुस्से को उनका पॉइंट है। तो गुस्सा घर में आप मुझे बताएं माहौल कैसा रहता है, कौन है, क्योंकि बच्चा 8 साल का है, वो लेकर पैदा नहीं हुआ था गुस्सा। बिल्कुल ठीक है ना, ये ऑब्जर्व्ड है, लर्न बिहेवियर होता है, ठीक है। और 8 साल का है तो कब से देख रहा है। घर में और कौन है लोग हैं जो गुस्सा इस तरीके से या दूसरे तरीके से, फैमिली में हमारे कभी हो जाता था कि हाइपर हो जाते, हस्बैंड हो जाते थे या फिर हम दोनों के आपस में। लेकिन मेरी 2 बेटियां भी हैं, उनमें इतना ज़्यादा नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल कहते हैं ना ठंडे दिमाग की, दोनों समझती हैं हर चीज़ को। लेकिन सिर्फ ये एक ही है हमारे घर में जिसको बेइंतहा गुस्सा आता है। पढ़ाई के दौरान बहुत एक दूसरे से डिफरेंट होता है, डिफरेंट। बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है। दूसरी चीज़ ये गुस्सा जो है ना, ये सेकेंडरी इमोशन है। जैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स पढ़ते हैं ना, प्राइमरी कलर्स जो हैं वो रेड येलो ग्रीन होते हैं, उनको मिक्स करके जो है ऑरेंज बन जाता है, पर्पल बन जाता है। गुस्सा सेकेंडरी इमोशन है। गुस्से के पीछे बहुत सारे और इमोशंस हैं, सही, उनको टैप करना जरूरी है। एक्चुअली वो फील कुछ और कर रहा है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जो गुस्से में इजहार हो रहा है। वो मतलब निकालता है, लेकिन उसी टाइम में जब उसे पढ़ना होता है और किसी चीज़ में पढ़ाई में कोई मुश्किल आ रही है, इस मुश्किल से फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, फ्रस्ट्रेशन से उसको गुस्सा आ रहा है, तो उसकी मुश्किलात को हल किया जाए कि पढ़ाई में उसको जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, कोई होम ट्यूशन दे दें या खुद आप एक्स्ट्रा टाइम निकालें। अगर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है उस पर उसकी ज़्यादा एफर्ट या फोकस करवाएं, कोई हेल्प करवा दें उसकी, राइट। तो ये अगर से पढ़ाई के बाद, अगर उनको पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ों में गुस्से का ही प्रॉब्लम और चीज़ों में आता है, और चीज़ों में इतना नहीं आता, पढ़ाई में खाना देर से मिला नहीं, या उसकी पसंद का खाना नहीं बना, या उसको वो कपड़े नहीं पहनने जो आपने निकाले हैं। मैं आपको बताऊं ना, उनको खाने में प्रॉब्लम है, आप दाल रोटी भी दे देंगे, सब चीजें। पढ़ाई में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो गुस्से में तब्दील हो जाता है, क्योंकि कर नहीं पा रहे। सो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो एंगर एक इमोशन है, ठीक है, हम सबको फील होता है, सबको गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है किसी को ओवरटली आता है कि वो बहुत एक्सप्रेस कर रहे होते हैं गुस्सा को, चीख रहे होते हैं या मार रहे होते हैं या चीज़ों को पटाख रहे होते हैं। किसी को बहुत पैसिवली एग्रेसिव होते हैं कि छुपा हुआ गुस्सा आ रहा है, तो वो तानों में, बॉडी लैंग्वेज में, आईब्रोज में फ्राउन कर रहे होते हैं। तो गुस्सा हर किसी को आता है। सबसे पहले तो बच्चे को गुस्से को कोप करना सिखाना है कि आप एकेडमिक्स तक जाओ। उस रास्ते में अगर इतना गुस्सा है तो आप उस एंड तक जा कैसे सकते हो कि अगर एकेडमिक्स उस एंड में बैठा है। सबसे पहले अगर आपके बच्चे को गुस्सा आ रहा है ना, बच्चे को सिर्फ ये चाहिए कि कोई उसको देखे बेसिकली। तो जब बच्चे को गुस्सा है तो बोलो मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। हम कभी ये नहीं बोलते, गुस्से को एड्रेस करो, जैसे कहते हैं ना, लेबल करो उस गुस्से को, ताकि उसको पता है कि ये गुस्सा है। उसको ये लग रहा है कि ये एक ऐसा बिहेवियर है जो मैं करता हूँ जिससे मैं अपना काम निकलवा सकता हूँ और ये किसी को नहीं पसंद और मेरी जान भी छूट। उसको खुद भी नहीं, क्योंकि वो एक 8 साल का बच्चा है, उसको नहीं पता कि ये हो क्या रहा है, ये लर्नड बिहेवियर है। उसने शायद अपने वालिद को या किसी को भी देखा, किसी मर्द को देखा प्रॉबेबली करते हुए, और उसने वो अडेप्ट कर लिया। अब उसको नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले आप बच्चे को जैसे गुस्सा है उसको बोलो
आहिस्ता आवाज़ में कि मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, वो जो भी जैसे भी आपको बहुत गुस्सा, अच्छा चलो हम गहरा सांस लेते हैं, चलो 5 कैंडल्स ब्लो करते हैं, जैसे थोड़ा सा उसको गुस्से में सुनेगा ये सब बातें। अगर वो कर रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले ट्राई करो कि वो ये कर रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा और आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल एग्रेसिव हो रहा है या वो सुन नहीं रहा, कागज़ और पेंसिल रख दो, बोलो मुझे दिखाओ कितना गुस्सा आ रहा है। अगर वो भी नहीं कर रहा तो बोलो अच्छा मेरा हाथ दबा के दिखाओ कि तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है, कितनी ज़ोर से गुस्सा आ रहा है। समटाइम्स जैसे वो आपका हाथ दबाएगा, एक तो उसको सेफ्टी फील होगी, दूसरा उसका जो इतना स्ट्रॉन्ग जो गुस्सा होगा वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो रिलीज़ कर सकेगा। एंड यू बीइंग द मदर, वो आप सेफ स्पेस उसकी। पहले आप देखोगे जैसे झाग बैठ जाती है ना, बिल्कुल ऐसे वो चीज़ रिलीज हो जाएगी। सुनो ये थेरेपी मियाँ के लिए भी चलती है कि नहीं? ये हर किसी के लिए चलती है, ये हर किसी के लिए चलती है। यू नो, अगर कोई एक गुस्से में है और अगर आप भी चीख रहे हो तो वो एग्रेवेट हो रहा है, और अगर आप और आहिस्ता बात कर रहे हो और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अच्छा चलो गहरा सांस लीजिए, और आपको गुस्सा नहीं आ रहा, हो सकता है वो इनिशियली कहे कि इनको क्या हो गया है, कि यू नो व्हाई इज शी बिहेविंग लाइक दैट, बट एक टाइम आएगा कि वो ये देखेगा कि मुझे देखा जा रहा है। आप क्या कर रहे हो कि आप उस जगह से डिसएसोसिएट करो, वो भी अपनी फीलिंग से डिसएसोसिएट कर रहा है। फीलिंग ये कि मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अम्मा को भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अम्मा किचन में जाके रो रही है मगर उस प्रॉब्लम को कोई एड्रेस नहीं कर रहा, वो बाथरूम में जाके रो रहा है या टेबल के नीचे छुप रहा है, तो दोनों बेसिकली डिसएसोसिएट करें, दोनों को एक सेंटर पॉइंट पे लाना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी बच्चे को या किसी को लीड करना है तो गो मीट देम वेयर दे आर स्टैंडिंग। आप ये नहीं कर सकते कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम इधर तक आ जाओ, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी क्या एज है और उसकी क्या एज है। आप जाओ उस 8 साल के बच्चे के पास और उस 8 साल के बच्चे के लेवल पे जाके उसको बोलो कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपको गुस्सा है, अच्छा ये करके अगर वो, अब बताओ मुझसे आपको क्या चाहिए। कभी हम बच्चों की नीड्स को एड्रेस नहीं करते और वो नीड्स मैं क्या करूँ आपके और फिर तभी तो वो बाद में जाके ADHD है, ऑटिज्म है, ये मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ें नहीं होती, बट ये जब एग्रेवेटेड होती हैं तो ये बढ़ के कुछ ना कुछ डिसऑर्डर बन जाती हैं। पहले ये सिर्फ गुस्सा ही होता है। अच्छा, अब अगर वो कह रहे कि मुझे नहीं पढ़ना, उस वक्त माँ को नहीं समझ आता वो क्या जवाब सबसे पहले वो अच्छा मैं सुन रही हूँ कि तुम्हें नहीं पढ़ना, आप ये नहीं कह रही कि नहीं तो नहीं पढ़ो। ही इज़ नॉट कमिंग फॉर सोल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सबसे पहले बच्चा या बड़ा या हस्बैंड या कोई भी आता है, हम सोल्यूशन देने लगते हैं। सही, उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी से सोल्यूशन खुद ढूंढेगा। अगर वो कह रहा है कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो बोलो अच्छा तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है, चलो तुम बताओ क्या करना चाहते हो, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए। वी डोंट आस्क क्वेश्चंस, हम उसको क्लोज कर देते हैं, तो वो फीलिंग्स प्रोसेस ही नहीं होती, हम उधर भाग जाते हैं उधर भाग जाते हैं। सिट विद देम, बोलो कि क्या चाहिए। पढ़ाई एक एलिमेंट है। अगर आपको कोई कह रहा होगा कि आप तुम्हारे बच्चे के मैं हाथ काट दूंगा और तुम्हें इंग्लिश में फुल नंबर आएंगे, आप क्या करोगे? आप ये कोशिश करोगे ना कि उसका हाथ सेफ रहे। सो समझो कि जब बच्चे को गुस्सा आ रहा है, उसकी बॉडी से कोर्टिजोल रिलीज़ हो रहा है, वो एंगर रश में, वो हार्मोनल डिस्ट्रेस में है बॉडी। इस वक्त बॉडी का मैकेनिज्म ये है कि उसको ब्रेन का में से वो कोर्टिजोल रिलीज़ को स्टॉप करना है, क्योंकि बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती इतनी देर तक वो एंगर या जो भी है, अब क्योंकि वो बॉडी को इंटरनली डैमेज करना शुरू कर देगा। आप चाहते हो कि बच्चे की बॉडी डैमेज हो, नहीं जाते, तो सबसे पहले उस एंगर को एड्रेस करो। अच्छा ठीक है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मैं देख रही हूँ तुम्हें बुरी लग रही है कोई बात, अच्छा तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उस वक्त हम पढ़ाई को सेकेंडरी रखें। बिल्कुल, पहले उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। जो अगर कोई हार्ट अटैक के साथ आ रहा है तो पहले उसको CPR देंगे, उसके बाद उसकी थेरेपी या कुछ और कराएंगे ना। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को एड्रेस करो जो सामने है। एक दफ़ा उसको वो कोप करेगा, फिर आप अमेज रह जाओगे कि बच्चा खुद सॉल्यूशंस के साथ आएगा। अच्छा आप मुझे खाना दे दें फिर मैं पढ़ूंगा, अच्छा आप ये कर देंगे फिर मैं पढ़ लूँगा, अच्छा ये कर लें, या मुझे कुछ इस तरीके से पढ़ा दें। अच्छा तुम नहीं पढ़ना चाह रहे, चलो हम इस अकेडमी पे जाके ऑनलाइन इतने फ्री चलो मैं फ्रैक्शंस ऐसे पढ़ लेते हैं, चलो तुम लिख के नहीं पढ़ो, चलो यूट्यूब वीडियोस इतनी है, मैं आपको क्या बताऊं, हर चीज़ से रिलेटेड। और वो बच्चों के को ऐसे यूट्यूब, मतलब हमारे ज़माने में तो ये चीज़ थी ही नहीं। जब मैं अपने बेटे के साथ बैठती हूँ और मैं यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ कि इतने मज़े से चीज़ों को समझाया हुआ है, कार्टून्स, और उसको इंटरेस्टिंग बना के, सो मुझे लगता है ये तो कितनी मुश्किल माओ की आसान हो गई, आपके हाथ में मोबाइल है। नहीं तो बस यहाँ पर एक बात करूँगी, जैसे आपने होम ट्यूशन की बात की ना, तो मैंने उन्हें होम ट्यूशन लगाया। पहली बात तो ये बाउंडिंग नहीं बनाता, ठीक है, कि बस आपसे ही पढ़ना है तो आपसे पढ़ना है, किसी और से नहीं पढ़ना, उसका ये भी। होम ट्यूशन लगाया तो बड़ा मैंने समझाया कि नहीं टीचर्स अच्छी थी, तो यहाँ पर मैं बोलती हूँ टीचर्स का भी एक किरदार था। जो ट्यूशन वाली थी उन्होंने यहाँ पेंसिल मतलब स्वेल हाथ, तो उसके बाद वो और
अब ये तो देखिए ना, वो था ना, एक चीज, उसकी एक चीज वो डिस्टर्ब है, वो और होती जा रही है, मतलब वो स्वेलिंग उसकी मतलब अंदर हुई हुई, वो डिस्टर्ब है, वो उसको और होती जा रही है। बिल्कुल। मतलब अच्छा, समझ देखिए नहीं होम पाते। ट्यूशन का कहा भी इसीलिए था कि मदर के अंडर सुपरविजन होगी, क्योंकि हम भेज देते हैं ना जब, तो 4-5 बच्चे, जैसे नेता ने पहले भी कहा 6-7 बच्चे बैठे हैं और ट्यूटर चली गई हैं किचन में काम करने। होम ट्यूशन आप बार बार सर्वेलेंस दे सकती हैं, जाके देख सकती हैं, नंबर 1। फिर टीचर कैसी है आपने देख लिया ना, असेस कर लिया एक हफ्ते में 10 दिन में कि शी इज लाइक दिस, उसका टाइप ये है तो अनहेल्दी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, हम हाउसवाइफ्स के लिए तो बात कर रहे हैं, जैसे शी इज अ वर्किंग मदर, हाँ, जो वर्किंग मदर है उसने बच्चों को कमा के भी खिलाना है, जब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हों, फिर वो उस एक वर्किंग मदर के लिए जिसने बाप और माँ दोनों बनना है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है इस तरह फिर बच्चों को टैकल करना। क्या जो बड़ी बेटियां हैं वो उनसे हेल्प ले सकती हैं? देखिए वो एक तो एज पे डिपेंड करता है, एंड सेकेंडली फिर वही बात है, मदर है ना, तो बच्चों को किसी दूसरे बच्चे को मदर या पेरेंट का रोल मत दें। ये उनके लिए उस लेवल से पहले कि जब वो एक पेरेंट बने, उससे पहले आपने खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे डाल दी, जो कि उस टाइम पर बिल्कुल भी डिजर्व भी नहीं कर रहे। उनका अपना बचपना, उनका अपना वो टीन एज, वो सब खराब हो जाएगा। सो ये एक अनहेल्दी अप्रोच होती है, जो हम एकदम कहते हैं हम जा रहे हैं, तो बड़ी बेटी है ना 12 साल की है, देख लेगी, छोटे बच्चे को संभाल लेगी, ये गलत अप्रोच है। सॉल्यूशन क्या है? अगर हम बाहर जा रहे हैं तो बैकअप पे अगर बेटी को नहीं बोलेंगे या किसी को नहीं बोलेंगे, तो फिर आप बताएं घर का जो वही वाली बात है ना कि इनके सर्कमस्टेंसेस रिसोर्सेज भी डेवलप करते हैं कि कोई बेबी सिट हो जाता है, अगर आके कोई रह सकता है, कोई आपकी अम्मी या कोई घर वाला, या कोई आप एक हायर भी कर लेते हैं बच्चों के लिए। हर वक्त नहीं हो पाता। रिसोर्सेज भी अगर आपके पास, अगर रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से कर सकते हैं कि जिस तरह बच्चे को उसका अपना बचपना, उसकी अपनी एज भी को भी इफेक्ट ना हो उस हिसाब से, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप कर, जैसे उस टाइम जब तक आप काम पे हैं तो जब तक बच्चे भी एक स्कूल है, ठीक है, तो आप उस तरह से अपने रूटीन को, शाम को आके आप पढ़ाई देख लें, बड़ी बच्ची को ना बोलें, आप खुद देख लें, ट्यूटर को भी आप घर पे उसी टाइम बुलाएं जब आप अवेलेबल हैं, बाकी खाना पीना ये सब बच्चे अगर थोड़ा बहुत खुद देख सके थोड़ा बहुत, तो आई थिंक इतना तो कहते हैं। और वेस्टर्न कल्चर में तो कहा जाता है कि अगर आपका बच्चा 13-14 साल का हो गया है और अगर उसको अपनी डिश वॉशिंग नहीं आ रही है, या उसको अपने कपड़े कहाँ सही जगह पे लॉन्ड्री रखने हैं वो नहीं आ रहे, तो फिर आपने कुछ नहीं किया तरबियत में। तो थोड़ा बहुत तो बच्चों को खुद भी आपको एज अ तरबियत ये चीज़ें देनी है। नहीं, बड़े होके भी शादी में जाती अम्मा सालन डाल दें। हाँ, ये बात हमारे यहाँ मैंने बच्चे ये देखे हैं, बड़े बड़े हैं मतलब, और वो उन अम्मा ही सालन डाल के उनकी प्लेटों में दे रही होती हैं। हमारे यहाँ ये कैटेगरी इस तरह की तरबियत है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को बनाएं, जैसे सना ने कहा कि अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा काम करें, इमोशंस को एड्रेस करके। पढ़ाई सेकेंडरी चीज़ है, वो आएगी। आप एक महीना 2 महीना अगर इन चीज़ पर थोड़ा सा काम करेंगी, अपना गोल सेटिंग रखें, एंड देन एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। सना, आपने एक जुमला कहा था, वो जग वाली बात, आई वांट यू टू रिपीट दैट। बहुत अच्छी गई थी आपने। फिर क्या ऑडियो चली गई क्या? हेलो, अच्छा ओके जी सना। मैं आपको ये समझा रही थी कि जब हम, जैसे आपने बताया कि आप जाकर किचन में रोना शुरू कर देते हो, या आपसे खुद अपने इमोशंस नहीं मैनेज हो पा रहे होते क्योंकि आप भी सिंगल मदर हो, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि पहले अपना जग भरो ताकि बच्चों को कुछ ऑफ़र कर सको। अगर अपने जग में पानी नहीं है तो बच्चों को कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते। अपने जग में पानी होगा तो बच्चों को पानी पिलाओगे, ठीक है। तो अपना जग कैसे भरना है? अपनी इमोशनल रेगुलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी वो, कहीं गुस्सा होगा, कहीं कोई फीलिंग होगी, कहीं हर्ट होगा, कहीं पेन होगा, मे बी थेरेपी के लिए जाओ, जैसे फ्री ऑनलाइन बहुत सारी जगहें हैं। अपनी इमोशनल रेगुलेशन को ठीक करो ताकि बच्चे वो देखें। मतलब हमें अपनी भी काउंसलिंग की सबसे पहले काम अपने से शुरू होता है। अगर मैं खुद इमोशनली रेगुलेटेड नहीं हूँ तो मैं आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर सकती। मैंने पहले, क्योंकि मेरे पास पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं और मैंने उनको रेगुलेट किया है, तब मैं आपको कुछ ऑफ़र कर पा रही हूँ। अगर मेरे पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं होता, मैं आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर सकती। सिर्फ किताबें पढ़ के मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे सकती। दिस इज़ बिकॉज आई एम अ मदर एंड आई नो एंड आई हैव डेल्ट विद दिस, बिकॉज एंगर इज़ रियल। गुस्सा हर किसी को आता है और सब फीलिंग्स हर किसी को आती है, हम सब इंसान हैं, ठीक है। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट करो ताकि बच्चों को कुछ अच्छा ऑफ़र कर सको और बच्चों को ये समझा सको। अगर वो टीचर उंगली भी दबा रही है पेंसिल से, सो उसको हश नहीं करो कि गलत को गलत कहो,
और बच्चे को ये सिखाओ कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ना कि ये बोलो कि अब वो अकेले हैं, वो इसलिए नहीं मैनेज कर पा रहे क्योंकि शायद गलत को एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। शायद उस टीचर को बुलवाना चाहिए था, या शायद उस बच्चे को वो कन्फ्रंटेशन करानी चाहिए थी कि तुम छोटे हो तो क्या हुआ, हक की बात करना सीखो। सो सेल्फ प्रोटेक्शन एंड कॉन्फिडेंस वहीं से आता है जब बच्चे को लगता है मैं केपेबल हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि अगर टीचर को ये बता दिया गया तो ये बदतमीजी होगी, मगर ये वहीं से उसकी तो ये अपब्रिंगिंग है कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, किसी को कोई हक नहीं है कि उसकी इस तरह उंगलियां सुजाए। अगर वो नहीं भी पढ़ रहा है, कुछ भी है, टीचर को ये कोई हक नहीं, ना ही किसी ने दिया है। तो बजाय हम टीचर की रिस्पेक्ट में हम कहते हैं नहीं नहीं चुप हो जाओ, नहीं बोलो। क्यों आप अगर आप स्कूल की टीचर है, आप प्रिंसिपल के पास जाएं। अगर आप जो है वो ट्यूटर है तो आप उनको बोलेंगे कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरे बच्चे को फिजिकली आप कोई चोट दें, चाहे वो 0 नंबर भी लेकर आए। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरे बच्चे को हाथ भी लगाए। आपको वो उसके लिए खड़े होना पड़ेगा, चाहे वो बदतमीजी हो या कुछ। कुछ स्कूल्स में ये भी होता है कि आप पॉइंट आउट करते हैं ना टीचर को, तो वो टीचर और बच्चे के साथ दुश्मनी पर्सनल हो जाती है। ये आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट आउट नहीं करेंगी ना, देखिए अगर आप पॉइंट आउट करेंगी तो उस टीचर की भी बेइज्जती होगी, 4 पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि ये टीचर इस तरह की है। अगर आप इसी डर के साथ चुप रहेंगी तो वो ना जाने कितने बच्चों का दिमाग स्पॉइल कर रही होगी, वो कितना उनको ट्रॉमा में डाल रही होगी उसके अपनी इस एटीट्यूड की वजह से। तो एक पेरेंट को तो खड़ा होना पड़ेगा। और नहीं तो जब हम ट्यूशन टीचर रखते हैं तो हम उनको बोलते हैं बस इसके मार्क्स अच्छे कर दे। एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आई एम सॉरी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ माएँ बच्चों की पढ़ाई में कमज़ोर होने से परेशान हैं, कुछ माएँ बच्चों के बिहेवियर को लेकर परेशान हैं, और ये परेशानी कोई हेल्थ की वजह से परेशान है, कोई खाता नहीं है तो परेशान है। इस परेशानी के हल में ना कभी कभार हम खुद ही गुम जाते हैं। आजकल तो बच्चों को सबसे पहले इमोशंस स्कूल में सिखाए जाते हैं कि अपने इमोशंस का इजहार करो, सैड क्या है, गुस्सा क्या है, हैप्पीनेस क्या है, ये सब मैंने खुद अपने बच्चे के साथ दोबारा से इमोशंस सीखे जब उसको स्कूल में पढ़ाए जा रहे थे। तो उरूज मेरे साथ है। उरूज क्या डिस्कस करना चाहती है? बेसिकली मेरे बेटे का भी यही इशू है कि बिहेवियर उनका मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाथ बहुत ज़्यादा उठाने लगे, ही इज़ टोडलर इन एज, बट द थिंग इज़ कि इस एज में सिर्फ मैं ही उनके साथ होती हूँ, अदरवाइज़ मेरे घर में कोई और नेक्स्ट पर्सन भी नहीं है जिसकी वजह से उनका ये बिहेवियर हो। अब वो कहीं भी जाएंगे, किसी भी बड़े के ऊपर हाथ उठाएंगे, मीन्स दैट कि वो प्यार कर रहे हैं या मार रहे हैं, आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ कि बड़ा भी यही समझ रहे और मुझे भी चोट लगती है कि कोई भी चीज़ हिट कर देना, उठा के फेंकना, थ्रो करना। हमने शुरू से बॉलिंग सिखाई है तो उसकी वजह से वो थ्रो करते हैं चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट होती हैं। अच्छा, अब जो लोग होते हैं वो कह देते हैं बच्चा जंगली है। पेरेंट्स क्या सिखा रहे हैं, बच्चे को तमीज़ नहीं सिखाई है। वो चीज़ें हमें इतनी बॉदर करती हैं कि हम घर पे आने के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी नेगेटिव या अग्रेसिव हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे हर वक्त ये फील हो रहा होता है कि व्हाट कैन आई डू, मैं इस बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करूँ अपनी ये खाली इनका प्रॉब्लम नहीं है, बहुत माँओं का प्रॉब्लम है। मैंने महफिलों में देखा है कि जाहिर है बच्चा मरता है और उस वक्त माँ शर्मिंदा हो जाती है, वो क्या करे। अच्छा, और फिर पीछे पीछे बातें होती हैं। इस बच्चे की और थूक भी फेंकते हैं, सॉरी 2 years, मारते भी नहीं है, खाली थूक भी फेंकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको जब आपसे कुछ मांगना होता है तो वो क्या कैसे मांगता है? नहीं, कोई भी चीज़ अगर मांगने होती है मेरा हाथ उठाते हैं, पकड़ते हैं और लेकर जाते हैं। जो भी उनकी डिमांड होती है, लाइक वाटर, कुछ भी खाना है अपनी पसंद की चीज़, वो सब चीज़ उनकी फिल हो रही होती है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अटेंशन सीकर हैं, बट मैं अगर अटेंशन भी एक ही बच्चा है आपका? जी। अच्छा, सम टाइम मेरा अभी अटेंशन इसलिए भी डाइवर्ट हो रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी लॉन्ग टाइम ड्यूटी है और मेरी भी वही लेट नाइट की ड्यूटी आवर्स हैं, जिसकी वजह से शायद मैं उनके साथ वो टाइम प्ले नहीं कर पा रही जो मैं पहले करती थी। लेकिन मेरी ऑब्वियसली ड्यूटी टाइमिंग भी ऐसे है कि मुझे वो भी परफॉर्म करना है। और मैं अकेली सिंगल, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मैं सिंगल ही अप्रोच कर रही हूँ पूरा दिन, तो एग्जॉस्ट भी हो जाती हूँ। लाइक अगर मैं दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक अगर बच्चे को अकेले टैकल कर रही हूँ तो मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। मीन्स कि मैं कहीं रूम से बाहर भी नहीं जा सकती। तो मेरा शायद नेचर या मेरी बिहेवियर भी चेंज होती जा रही है ड्यू टू माई सर्कमस्टांसेस। तो उसकी वजह से मेरा बेटा बहुत फेस कर रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा उसकी हिटिंग कैसे रोकूं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ना बच्चे को अगर हम ज़रा सा एक्सप्लोर कर लें, मुझे बताया, आपने बोला कि वो आपका हाथ पकड़ के लेके जाता है, वो कुछ बोलता है, डज ही से एनी वर्ड्स, कोई वर्ड्स बोलता है? हाँ, वाटर, और अगर कुछ चीज़, अगर अपनी कोई पसंदीदा चीज़ चाहिए होती है, लाइक उनके चिप्स वगैरह, जब मैं ज़्यादातर पैकेजिंग फूड्स कर दिलाती नहीं हूँ, खिलाती नहीं हूँ,
बट अगर चाहिए होता है तो वो उसको कंसीडर करते हैं और वो उनको मिल जाती है। ठीक है, सही है। क्या एज क्या बताया? 2 years। 2 years। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रूटीन में क्या करता है? लाइक रूटीन में उनका यही है कि सो के उठते हैं, अपना खाते हैं, उसके बाद मोबाइल यूज़ करते हैं। बट मैं उस टाइम पे मोबाइल दे रही होती हूँ जब मुझे किचन यूज़ करना होता है या मुझे अपना वर्क करना होता है या मुझे कोई इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करनी होती है। अदरवाइज मैं कॉल्स भी अटेंड नहीं करती। इवन मैंने मोबाइल भी अपने सामने से बिल्कुल हटा दिया। नो मैसेज। टाइम थोड़ा सा कम है तो मैंने कंक्लूड करना है इस चीज़ को। जो इनके बच्चे के साथ प्रॉब्लम है मारने वाली, ये जनरली बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। और अगर मैंने जो देखा है वो देखा है कि अक्सर बच्चे मारते हैं तो दूसरे घर में जो होता है वो कोई हंसता है उनके एक तो इसका रीज़न, एक तो देयर कुड बी 2 ways। एक तो यूजुअली जो बच्चे अग्रेसिव हो रहे होते हैं या जो मार रहे होते हैं उनका कम्युनिकेशन और तरीके से नहीं हो रहा होता। सो अगर फॉर एग्जांपल दिस चाइल्ड इज़ वेरी यंग, 2 years, लेकिन 2 years में भी अगर वो आसपास के लोगों से किस तरीके से बात करता है, वर्ड्स में बोलता है, इंटरैक्ट करता है, खेलता है, नहीं खेलता, अपने सेम एज के जो बच्चे हैं या थोड़े बड़े हैं उनके साथ किस तरह का इंटरेक्शन है। इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद देम तो उसको उनसे जो चाहिए होगा ना, मिसाल तौर पर अगर उसे किसी बच्चे की अटेंशन चाहिए तो उसका भी स्लीव खींचेगा। सो स्पीच इज़ एक्चुअली प्रीएम्प्टिव। स्पीच कम्स बिफोर ऑल ऑफ दिस। अगर स्पीच या कम्युनिकेशन अगर हम इसको बोलें वो अगर डेवलप्ड नहीं है या उसको डेवलप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर बैरियर ये आ जाता है स्क्रीन टाइम। अब द स्क्रीन टाइम इज़ एलोंगेटेड तो ज़ाहिर बात है बच्चा स्क्रीन से देख के सीखता बहुत कुछ है बट स्पीच नहीं सीखता। स्पीच पे उस तरीके से काम करना वाइटल होता है। दूसरा जो चीज़ निदा कह रही है कि जो है ना उसको रीइंफोर्सेस मिल रहे होते हैं। अगर वो किसी को मारता है तो कोई पीछे से हंस रहा होता है तो उसको लगता है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। सो दे कुड बी 2 ways दैट वी कुड गो अबाउट इट कि एक तो इन्वायरमेंटली भी शायद उसको रीइंफोर्सर मिल रहा हो और दूसरा ये कि जो आपका केस में मुझे लगता है कि शायद उसमें कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम करना। इन्वायरमेंटल तो नहीं है क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी होता नहीं, मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ। बट द थिंग इज़ कि अगर कोई नेबर के बच्चे आते हैं तो उनके साथ वो अपने टॉयज़ शेयर नहीं करता। अगर उनके बच्चे टॉयज़ शेयर कर रहे होते हैं तो वो उनसे छीन लेता है। 2 साल का बच्चा शेयर नहीं कर पाता, उसको नहीं समझ में आता। 3 साल के बाद बच्चों को शेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। उनको नहीं पता कि शेयर करना है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत एंजाइटी है आपको भी कि छोटा है, 2 साल का है, अभी काफ़ी छोटा है। और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी बच्चे से? बस मैं यही चाहती हूँ कि एक्चुअली कि वो हाथ ना उठाएं क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ जब वो हाथ उठाते हैं ना तो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत बैड वर्ड यूज़ करते हैं। वर्स्ट मतलब कि एक जंगली, मतलब हमारे सोसाइटी में एक तो बड़ों को भी ना वर्ड यूज़ करना पता नहीं है कि क्या वर्ड यूज़ किए गए हैं। 2 साल के बच्चे को नहीं पता कि आप उसको जंगली कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप हर्ट हो रही हैं। बट मैं हर्ट होके मेरा भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं। हाँ, इनको बताने दें ज़्यादा क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट है तो जितना ये बोलें वो बेहतर है। आपने तो बता दिया अपनी बात। अब आप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप घर पर उसके साथ कोशिश करके 20 मिनट्स 15 मिनट से टाइम स्पेंड करना शुरू करें 1-on-1, जिस पर आप बहुत सारी बातें करें और बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करें। जैसे सब्जी टोकरी में रखना, पॉट से खिलाएं, बजाय इससे कि ये टॉयज़ और अननेचुरल चीज़ों के अलावा उसको नेचुरल चीज़ों में कपड़ा दें कि डस्टिंग करो। कोई ऐसी चीज़ जो वाकई गंदी हो, ऐसे नहीं कि बच्चे को बेतुके काम में नहीं लगाना, बट वो फील करे कि ही इज़ पार्ट ऑफ यू, पार्ट ऑफ दिस होम। रादर देन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्योंकि अकेलापन भी तो हो जाता है। हाँ, क्योंकि बच्चे से आप कम्युनिकेट करो, बात करो और अगर वो मार रहे हैं उसको बार बार रीइंफोर्स आप भी किसी तरह से करें क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में या आपके एक्सप्रेशन में आ रहा है तो उस बिहेवियर को अटेंशन ज़रूर मिल रही है, चाहे वो नेगेटिव मिल रही है प्रॉबली कि आपको गुस्सा आ रहा है या आप उसको मना करियो बार बार, पर उसको पॉजिटिव चीज़ों में समझाओ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये करो, जैसे सोफे पे छलांग नहीं मारो। एक बात मुझे बताओ कि पुराने ज़माने में जब ऐसा होता था तो माचिस लेके जाते थे, हमने ये देखा है, माचिस लेके जाते थे, वो 1-2 दफ़ा डराया और ये बात हुई भी है कि हाँ बच्चा डर गया है और उसको कहते थे अब अगर तुमने बाहर जाके किसी को मारा, ये माचिस जलाई, आग लगाई, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि उस ज़माने में ये होता था और ये मैं आपका हाथ पे लगा दूँगी। जलाते नहीं थे लेकिन वो आग से डराते थे कि अब अगर तुमने हाथ उठाया तो मैं ये करूँगा। माँ बाप को समझ नहीं आ रही होती कि ये चीज़ वाकई ये परेशान होंगी क्योंकि इनको इनके ख़ानदान में, इनके दोस्त अहबाब में शर्मिंदगी फेस करनी पड़ रही है उसके, हालांकि वो 2 साल का है। अगर 6 महीने का बच्चा भी मारता है ना थप्पड़ तो भी शर्मिंदगी होती है कि ओह अल्लाह हमारे बच्चे ने किसी को मार दिया। देखिए इसमें मैं बस एक इसको शॉर्ट कंक्लूड करूँगी। इसमें आप ना सबसे पहले समझ रहे हैं हम कि एम्बेरसमेंट होती है, लेकिन प्लीज़ इस टाइम पर बच्चे की मेंटल हेल्थ और उसकी नर्चरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा कि
ये लोग क्या कह रहे हैं और आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, जिसकी वजह से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और आप बच्चे को मारेंगी। उसने दोबारा हिट किया, शायद कभी आपका हाथ उठ जाए। और आपने डिस्कस भी किया कि मैं भी कभी कभार फ्रस्ट्रेशन में हिट कर जाती हूँ। हिट नहीं करते बट ऑब्वियसली मेरा सब तो टेंट्रम्स शो कर देती हूँ, ठीक है, टेंट्रम्स आप शो कर देती हैं। याद रखें, ये टोटलर अभी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ये नहीं देखेगा कि बेटा मारो नहीं, उसको शायद इस बात की भी इतनी समझ नहीं है, वो करेगा जो वो देख रहा है, ठीक है। तो आप लोगों से ज़्यादा अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ पे फोकस करें और अपनी डीलिंग को स्मूथ रखें, खुद रिलैक्स होकर रहना शुरू करें। बच्चे में वाइब्स जाती है, मदर की रेडिएशन वाइब्स जाती है। आदत कैसे छुड़वाएं? तो मारने की आदत समझ नहीं आ रहा ना, वहीं फंस गए हैं। बच्चा मारे का जाना आना बंद कर दे थोड़ी देर, डाइवर्ट करें। बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल का है, वो बहुत छोटा है, उसको डाइवर्ट करें। अगर वो छोड़ दिया गया है कि मैं टॉयज डंप कर दूं, आधे टूटे आधे सही, और इतनी ओवर स्टिमुलेशन दे दूं बच्चे को और बोलूं खेलो, वो कैसे खेले? इट्स नॉट पॉसिबल। हमारी पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर बच्चा हिट कर रहा है तो प्रॉब्लली उसको वो कहीं टूटे या टू मच टॉय से, फर्स्ट चाइल्ड है, उससे वो ओवर स्टिमुलेट हो रहा है। खिलौने कम करने की ज़रूरत है। 4 से 5 खिलौने बहुत होते हैं एक 2 साल के बच्चे के लिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतनी इरिटेशन। खिलौनों से बच्चे आजकल कहाँ खेलते हैं, वो तो टैब पे ही लगे रहते हैं। बट देन दैट इज़ ऑल्सो एंजाइटी इंड्यूसिंग ना। ज़्यादा खिलौने, ज़्यादा देर स्क्रीन, उसको नेचर से इन्वॉल्व। जितना आप देखती हैं कि वो देखता क्या है, वो कौन सी चीज़ें टैब पे देख रहा है? ज़्यादातर मैं ऐसी स्टोरीज लगा देती हूँ जो कि बच्चे के लिए अच्छी हो, जिसमें कोई ना कोई स्टोरी का मैसेज हो। बट मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी, और जो चीज़ मैं फील भी की है कि वो जो है घर के कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एक जैसी है, रोटी बनाऊंगी, आटे में घुस जाना। हाँ, बच्चे में सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं और टेंडेंसीज होती हैं जो नेचर की तरफ होते हैं। वो जो काम आप करिए वो करना चाहता है। ही वांट्स टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। आप उसे खिलौनों में एक्सक्लूड करिए, जैसे तुम कोई डिफरेंट चीज़ हो तो वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, इज़ नॉट बिहेविंग लाइक यू। जब आप उसको नॉर्मलाइज करोगे तो वो भी नॉर्मलाइज होगा। उसे डस्टिंग कराओ, उसे झाड़ू लगवाओ, उसे बर्तन धुलवाओ, स्टूल पे खड़ा करके बर्तन धुलवाओ। ही नीड्स टू बी इन नेचर। आप उसको नेचर से दूर कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि वो मार रहा है, बस तो आप नेचर से दूर है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चल रही हूँ। सना क्या बताना चाहेंगी, ताकि मैं वो भी चाह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कवर कर सकें। जी, मेरा मेन इशू मेरी बेटी को लेकर है। मेरी बेटी 8 इयर्स की है और थोड़ा उनके साथ इशू ये है कि वो फैटी और चबी हैं। अच्छा। थोड़ा उनको बुलिंग ज़्यादा किया जा रहा है, बॉडी शेमिंग वगैरह। हाँ। तो क्लासमेट्स उनकी इस चीज़ को लेकर उनको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, फील कराती हैं कि तुम तो इतनी मोटी हो, तुम तो इतनी बुरी लग रही हो, इतनी हेल्दी हो, और मतलब काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता है। अब वो इस चीज़ को लेकर इतनी परेशान रहने लगी हैं, इवन के वो क्लास में उनकी जो अटेंशन है वो भी स्लो होती जा रही है। टीचर को कोई क्वेश्चन के आंसर्स देना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। वो उस चीज़ को ना फील कर रही होती हैं कि मैं कुछ बोलूँगी तो बच्चे मुझ पर हंसेंगे, मेरी फ्रेंड्स मुझे पीछे से कुछ बोलेंगी। तो मैं इवन कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मैं उनको कूल डाउन करती रहती हूँ। घर आती है उनकी शिकायतें भी होती हैं, मम्मा आज फिर बच्चों ने ये किया, मम्मा आज फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे इस तरह से कहा। मैं उनको कूल डाउन कर रही होती हूँ कि बेटा इस कोई बात नहीं, आप तो अच्छी लगती हो। हालांकि मेरी बेटी है थोड़ी फैटी हेल्दी, बट लेकिन फिर भी इस तरह से बच्चों को इतना ज़्यादा क्लास में और बुली करना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वो इतना ज़्यादा बच्चे जो है अपने ऊपर ना उसको ले रहे होते हैं। अच्छा, बुलिंग जो है वो आजकल बहुत कॉमन है, पहले भी होती थी, पर उसको कभी एड्रेस नहीं किया गया। और ये तो मोटापे की बात करिए, कोई कक्का छोटा है या लंबा है या सूखा है, पतला है, रंग है, चश्मा लगाया हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ है। और मेरा ख्याल से अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है किसी बच्चे की, अगर वो मोटा भी होता है वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बच्चा सेंसिटिव है और वो मोटा नहीं है, पतला है या चश्मा लगाया हुआ है, तो वो सेंसिटिव फील करता है या उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, मगर वो बुली होता है, हमेशा कमज़ोर बुली होता है। मुझे भी ये चीज़ तो कैसे अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं? इसमें क्या है, हम बजाय इसके कि जो माँ बाप करते हैं कि स्कूल जाके उन बच्चों को डांटे कि मत बोलो, आपने, क्योंकि आप किस किस का मुंह रुक पाएंगे, ठीक है। बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस यूँ पैदा करें कि उसको अपने आप से सेल्फ लव करवाएं, वो अपने आप से प्यार करे द वे ही इज़ और शी इज़, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मोटा है तो अपने आप को मोटा रख के, यू नो, अगर अपने आप को चेंज भी लाने, पहले अपने आप को एक्सेप्ट, यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी है अपनी सेल्फ की एक्सेप्टेंस। अपने आप को एक्सेप्ट करो आप जैसे भी हो, ठीक है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पेरेंट्स, क्योंकि प्राइमरी होती है ना, हमारी दरसगाह होती है, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारा घर होता है। आप खुद बच्चे को डेली उसकी अप्रिसिएशन दें, उसके कामों की, उसकी पर्सनैलिटी की। उसने कोई आज नया ड्रेस पहना है या फ्रेश ड्रेस पहना है,
ठीक है, तो कितना अच्छा लग रहा है, कलर कितना अच्छा लग रहा है आप पर, आप कितने प्यारे लग रहे हो, आप कितने स्मार्ट लग रहे हो, आप यू नो इसके किसी काम पे आपने वो तारीफ कर दी, आप उसको अपने ऊपर लोग क्या कहें उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो, वो सेकेंडरी है, वो अपने आप के बारे में क्या तो कर लेती है, लेकिन जो रिश्तेदार है ना, जो आपस के रिश्तेदार हैं, वो मुंह पे ही बोल देते हैं यार उसको कंट्रोल करो, मुंह पे ही बोल देती हैं, बहनें होंगी, भाभियां होंगी, खुद की माँ, हमारी माँ होगी, नानी होगी, कंट्रोल करो, तुम तो बस क्या खिला रही हो, बर्गर खिला रही हो यार, अभी तो देखो ना क्या होगा इसका। देखिए वो डील करना सीख जाता है ना, आपने कहा ना बहुत से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बच्चे होते हैं वो कर जाते हैं। कैसे बनी वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी? घर से बनी। हमारे जो प्राइमरी होते हैं, मैं आपको कह रही हूँ माएँ तो कर लेती हैं सपोर्ट, पर उन लोगों का मुंह कैसे रोके जो आपके इर्द गिर्द के रिश्तेदार हैं, रोकना ही नहीं है ना उनका मुंह, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जी है ना, कभी कभी वो एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है कि घर पे बहुत तारीफ हो रही है और बाहर जा रहे तो कुछ और कह रहे हैं, तो मुझे लगता है बच्चा बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है कभी कभी इन सम केसेस की। ना अम्मा इतनी तारीफ करी है, बाहर जाके मैं बुली हो रही हूँ, हो क्या रहा है, ये सही कह रही है, ये सही कह रही है, इनकी तो मैं बच्ची हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि अभी आप फिलहाल द बेस्ट थिंग इज़ आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो। कोई ऐसा इंसान जो साइकोलॉजिस्ट हो या चाइल्ड थेरेपिस्ट हो या प्ले थेरेपिस्ट हो, जिसकी एक्सपर्टीज़ है, जो ट्रेंड है इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम, दिस इज़ बेसिकली बुरा बॉडी इमेज, ठीक है, जो उसकी बॉडी इमेज पे काम कर सके। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पेरेंट्स कर सकते हैं। आप एक तो सबसे पहले प्रोफेशनल हेल्प लो उसके लिए, ताकि उसकी बॉडी इमेज पे काम किया जाए, ताकि अभी उसके पास बहुत टाइम है, वो बॉडी इमेज पे काम कर सकती है। और जब वो आपके पास आए, आप उसको डिसएसोसिएट नहीं करो, आप उसको ये नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, लोग कहते बोला अच्छा अगर उसने तुम्हें ये कहा तो तुम्हें कैसा लगा, अच्छा तुम्हें ऐसा फील हुआ, ओ आई एम सो सॉरी कि तुम्हें ऐसा सुनना पड़ा और तुम्हें ऐसे लग रहा है, यू नो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, दैट्स इट। यू नो पहले भी हम ये बात करते थे कि हर वक्त बच्चों को अपनी सजेशंस मत दें कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम बनो, मैं ऐसी थी, मैंने, इट डजंट वर्क। उनके लिए ये काम नहीं कर रहा था, वो एक प्रॉब्लम के साथ आपके पास आ रहा है क्योंकि वो चाहता है आप कोई तो उसको सुने और समझे, उसको आपसे सोल्यूशन नहीं चाहिए। प्लीज़ सोल्यूशन एक्सपर्ट से लें, हेल्प लें, क्योंकि हर चीज़ माँ बाप नहीं कर सकते। और ये बहुत अच्छा लेसन है बच्चों को सिखाना कि अगर आप हेल्प सीख कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है या आप इनफ पेरेंट नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि बेटा जिस चीज़ के अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रोफेशनल के पास जाओ, एंड आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉर्मल। इट इज़ नॉट कि हर चीज़ आपको घर से मिलेगी, आपको हर वक्त हर चीज़ घर से नहीं मिल सकती, आप इक्विप्ड नहीं हो। आप उसको बॉडी इमेज के लिए काम करवाओ और साथ साथ अपनी इमोशनल हेल्थ पे भी काम करो, और बच्चे को सिर्फ सुनो बैठ के, अच्छा तो तुम्हें कैसा लगा या तुम्हें क्या फील हुआ, दैट्स इट। हाँ, बहुत हर जगह बुली हो रहा है, बहुत सारे और इश्यूज में बहुत हर जगह बुली हो रहा है, लेकिन वही वाली बात है, मैं अपने बच्चों को इतना मजबूत कैसे बनाना है। बुली सिर्फ स्कूल में नहीं होता, बुली ऑफिस में भी होता है, बुली ससुराल में अगर आप कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, वहाँ किसी एक को टारगेट बनाया जाता है जो वीक होता है, उस पर लोग अपना गुस्सा भी उतारते हैं। सो बुली सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं है। सो अपनी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं कि आपको कोई बुली ही ना करे। बुली अब ट्रोल की शक्ल इख्तियार कर गया है। Exactly. आप किसी भी फील्ड में हैं, आप किसी भी जगह हैं, लेकिन बुली, हम भी बुली होते हैं, मैं भी बहुत बुली होती हूँ, मैं बहुत ट्रोल होती हूँ, लेकिन अगर मेरी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है तो मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल। सो अगर आप अपने बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे स्कूल की एज से ही, और वो आपने कैसे बनाना है, भले ही आपको उसकी थेरेपी करानी पड़े, भले आपको उसकी प्रोफेशनल हेल्प के पास भेजना पड़े, आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके बच्चे की पर्सनालिटी आप बनाएंगे। वो सिर्फ डिग्री लेकर इंसान, अच्छा इंसान या कामयाब इंसान नहीं बनेगा, उसकी पर्सनालिटी बनाना हमारा काम है। थैंक यू सो मच, आप तीनों की मदद से आज वाकई बहुत हेल्प हुई, और मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ कि मेरा जिस्म कांप रहा है इन दी एंड। ये बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ आके हमारा दिमाग माऊफ हो जाता है एज माँ, जो माँ एक शेरनी होती है जो हर चीज़ में खड़ी हो जाती है। यहाँ हम हार जाते हैं कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे करें। सो प्लीज़ अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो उनको हेल्प के लिए भेजें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A Sports.